गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस डे 11 ऑफ सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग। ओके, दो लेक्चर से हम लोग सेकंड चैप्टर में एंटर हो चुके हैं जिसका नाम है मटेरियल्स। ओके बच्चों, मटेरियल्स आप जानते हो। तो व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट में बता दो बच्चों प्लीज। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज कमेंट में बता दो ताकि आई कैन स्टार्ट माय फ्रेंड्स। यस बच्चों। ओके, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो what we are studied in material is material cost is the cost of tangible items used in the process of manufacturing goods, correct है? In manufacturing organization, highest element of total cost is going to be the material cost. Further, material cost has been divided in two parts: direct material cost, indirect material cost. Direct material cost becomes the part of prime cost. Indirect material cost becomes the part of overhead cost. डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ प्रोडक्ट, material transferred from one process to another process, as well as primary packing. Whereas indirect material is like spare parts used, consumable stores used, right? Oil, grease used is the indirect material. Cost of indirect material obviously becomes a part of overhead cost, and cost of direct material becomes a part of prime cost. हमने ये बोला था कि this grouping of material cost under direct material cost and indirect material cost is based on the concept of materiality of the cost also. materiality of cost also, कई बार ऐसे होता है कि कॉस्ट ऐसा है, ओके, कि उसका प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड तुम चाहो तो मेंटेन कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कितने नट्स बोल्ट स्क्रू यूज किए गए, राइट? कितना ऑयल, कितना ग्रीस ऑयल यूज किया गया, कौन से प्रोडक्ट के लिए, ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। बट ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का कॉस्ट मे बी, राइट, अ मेजर कॉस्ट एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ दैट मटेरियल, करेक्ट है? तो अगर ऐसा रहा तो कन्वीनियंटली दैट कैन बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट मटेरियल, करेक्ट है? तो जैसे मैंने बोला था आपको कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन highest element of total cost is going to be material cost, इसलिए proper care and control is required in purchase of materials, storage of material, issue of materials, correct or not? ये हमने सीखा था। एंड उसके बाद में as proper care and control is required, हमने देखा था for purchasing the raw material there has to be a proper procedure जिसको हमने नाम दिया था सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर। क्या नाम दिया था? सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर। तो ये है बच्चों सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था, सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर, करेक्ट है? तो सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर, डिसेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर का डिफरेंस भी बताया था मैंने इन डिटेल। आई हैव टोल्ड यू, राइट, व्हाट इज सेंट्रलाइज परचेज प्रोसीजर। चलो मैं वापस थोड़ा सा उसका फटाफट रिवीजन ले लेता हूं। बताओ, who prepares material requisition note? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट विल बी सेंड टू द स्टोर डिपार्टमेंट। अब थोड़ा स्टोर के बारे में और क्लैरिटी आया रहेगा आपको। स्टोर डिपार्टमेंट checks whether the actual requirement is matching with the standard requirement or not, and quantity can be issued. But store will come to know about standard requirement from planning and engineering department with the help of bill of materials, bill of material। स्टोर डिपार्टमेंट जब सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट को बोलता है कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए तो ही सेंड्स परचेस रिक्विजिशन नोट। क्या भेजता है वो? परचेस रिक्विजिशन नोट। जब सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता है तो ही प्रिपेयर्स परचेस ऑर्डर, करेक्ट? जब सप्लायर अपने फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी देता है तो ही प्रिपेयर्स डिलीवरी चलान। अपना बायर का फैक्ट्री गेट जब टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स भेजता है तो वहां पे बनाता है फैक्ट्री गेट पास बनाता है। When goods will be transferred from testing and inspection department
to store department. 5 copies of GRN will be prepared. GRN, goods received note. Material transferred from one department to another department. Material transfer note will be prepared. Material returned by production department to store department. क्या बनेगा? Material return note या store debit note और shop credit note. Material return note, store debit note और shop credit note. ये पूरा प्रोसीजर आपको मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में या आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों. करेक्ट है? टेल मी ओनली 2 differences between centralized and decentralized. In centralized, economies of scale are available. Benefits of bulk buying are available. No such benefits are available in decentralized, as it leads to piecemeal purchase. As it leads to piecemeal purchase. Correct है? In centralized, duplication of work is avoided. In decentralized, there is lot of duplication of work. In centralized, right, it is time consuming, lengthy and higher administration cost, whereas decentralized में faster purchases can be made at a low administration cost. Correct है? In centralized, there is a standardized procedure, there is a uniformity in procedure, there is no standardization and uniformity of procedure in decentralized purchase procedure. In decentralized purchase procedure. उसके बाद में बच्चों कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन. याद है कि आपको क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन? उसके पहले हमने कुछ बेसिक बहुत ही राइट नॉर्मल टाइप के जिसमें हमें कोई रट्टा नहीं मारना है, ओके, बट पढ़ना है 2-3 बार, उस टाइप के थियरी क्वेश्चन सीखे थे. वो थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, quality of finished product, price of final product, production continuity, cost of stock holding and stock out, wastage and other losses, regular information about resources to the management, and objectives of system of material control वो पढ़ा था. Minimizing the interruption in the production process, optimization of material cost, reduction in wastages, adequate information, completion of order in time. उसके बाद में हमने देखा था स्टोर लेआउट. याद है कि आपको स्टोर लेआउट वो फ्लैट वाला एग्जांपल मैंने बताया था, फ्लैट का लेआउट. करेक्ट और नॉट? तो स्टोर लेआउट क्या होता है? स्टोर लोकेशन एंड लेआउट should be designed in such a manner that material handling cost and wastages due to multiple handling should be kept at a minimum level. For that हम क्या क्या कर सकते हैं? हेवी बल्की स्टोर जो बहुत ऐसे हेवी टाइप का रॉ मटेरियल है, इट शुड बी केप्ट नियर टू द यूजर डिपार्टमेंट. देन स्टोर डिपार्टमेंट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द डिपार्टमेंट्स. ऐसा कहीं कोने में स्टोर डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. एंड लास्ट इज अरेंजमेंट्स ऑफ बिन्स, रैक्स should be made with proper numbering, right? Numbering and coding properly उसको होना चाहिए. Proper arrangement should be done with the help of right these proper racks and bins. उसके बाद में हमने कंसेप्ट सीखा था एबीसी एनालिसिस बच्चों. याद है कि ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल या सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने उसको बोला था. ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल या सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. उसमें हमने गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था. ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी. ए कैटेगरी में वो गुड्स होते हैं जिसका वैल्यू ज्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है. सी कैटेगरी में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है. एंड बी में दोनों सिमिलर टाइप का होता है. करेक्ट है? तो सी कैटेगरी में क्या होता है? 60 to 70% वॉल्यूम एंड 5 to 10% वैल्यू. करेक्ट है? बट ए कैटेगरी में 60 to 70% वैल्यू बट 5 to 10% वॉल्यूम. ऐसे होता है. करेक्ट और नॉट? तो योर एफर्ट शुड बी concentrated more on A category. At most attention is required for A category. इसका मतलब B category का raw material हम फेंक देते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. करेक्ट है? तो but at most attention will be on A category. So this ABC analysis is on the basis of total value of all items in that category, my friends. Total value of all items in that category. Whereas अगर individual cost per item के basis पे गए तो हम लोग उस एनालिसिस को नाम दिए थे HML एनालिसिस. क्या दिए थे? HML एनालिसिस, हाई, मीडियम एंड लो. एंड साथ साथ में हमने और एक एनालिसिस सीखा था जिसका नाम था VED एनालिसिस. याद है क्या? एंड हमने ABC एनालिसिस के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. VED एनालिसिस क्या करता है? गुड्स को
तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन से तीन कैटेगरी? वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। जनरली दिस क्लासिफिकेशन इज डन फॉर spare parts. Generally this classification is done for spare parts my friends. Okay, तो vital मतलब क्या? Items are classified under vital. कौन से? vital कैटेगरी में आता है अगर जिसका अनअवेलेबिलिटी प्रोडक्शन प्रोसेस को रुका देता है। जो ये नहीं है तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। इसेंशियल क्या होता है? राइट अगर वो नहीं रहा तो भी प्रोडक्शन हो सकता है, बट प्रोडक्शन सब स्टैंडर्ड होगा। प्रोडक्शन सब स्टैंडर्ड होगा। जो क्वालिटी का प्रोडक्शन हमें चाहिए वो नहीं होगा अगर इसेंशियल वाला रॉ मटेरियल नहीं है तो स्ट्रिक्टली रीऑर्डर लेवल लगा के हम कंट्रोल कहां पे रखते हैं? वाइटल कैटेगरी में। करेक्ट है। जबकि इसेंशियल डिजायरेबल में उतना बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जबकि डिजायरेबल क्वालिटी में क्या होता है? राइट इट इज दैट मटेरियल, करेक्ट, विच इज ऑप्शनल इन नेचर। रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो भी ऐसे कुछ हमें प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में या प्रोडक्शन एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वो कौन सा है? डिजायरेबल। तो वीईडी, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल मतलब वो रॉ मटेरियल, राइट, जो नहीं है तुम्हारा प्रोडक्शन प्रोसेस सीधा रुक रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो रहा है, तुम्हारा प्रोडक्शन कंटिन्यूटी इज डिस्टर्ब। वाइटल। देन इसेंशियल, इसेंशियल मतलब वो जो रहा तो प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन होता है, एंड अगर नहीं रहा तो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, मतलब लोअर स्टैंडर्ड हो जाएगा, उसका क्वालिटी कम हो जाएगा। करेक्ट है। बट अगर डिजायरेबल की बात करेगी तो इट इज ऑप्शनल इन नेचर। इट्स अनअवेलेबिलिटी विल नाइदर अफेक्ट द प्रोडक्शन कंटिन्यूटी नॉर अफेक्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, नॉर अफेक्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। करेक्ट है बच्चों। तो चलो यहां तक हम कल कंप्लीट किए थे। ओके, उसके पहले बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स में हमने बहुत सारी चीजें सीखे थे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट सेंटर। याद है क्या आपको? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स। कौन से होते हैं बताओ? कॉस्ट सेंटर्स, रेवेन्यू सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स। राइट अ नोट ऑन कॉस्ट सेंटर। हाँ, जो याद आता है बताओ बच्चों। राइट अ नोट ऑन कॉस्ट सेंटर, जितना आपको याद है वो बताओ। कॉस्ट सेंटर पे एक नोट लिखना है आपको। हाँ बोलो। राइट अ नोट ऑन कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर इज अ पर्सन, लोकेशन, हाँ बोलो, और आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर विच cost can be ascertained and used for the purpose of cost control. Used for the purpose of cost control. Cost centers are of 2 types: personal cost centers and impersonal cost centers. For manufacturing organizations, generally cost centers are of 2 types. हाँ बोलो, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। इसका डिफरेंस भी हमने डिटेल में लिखा था बच्चों। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हैज द सेलेबल आउटपुट, सर्विस कॉस्ट सेंटर हैज नो सेलेबल आउटपुट। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, हाँ बोलो, आर द एंसिलरी यूनिट्स। They facilitate the production cost center. They facilitate the production cost centers. Then all cost of production cost centers can be divided in 2 parts. कौन से 2 पार्ट? हाँ बोलो, direct cost and indirect cost. Whereas all costs of service cost centers are indirect cost. All costs of service cost centers are indirect cost, my friends. I hope you are understanding this. तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर का डिफरेंस था। एंड आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। करेक्ट है। अगर फर्स्ट चैप्टर में से आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो ये सारे लेक्चर्स अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत जगह पे अवेलेबल है, तो यू कैन वॉच आउट दोज लेक्चर्स माय फ्रेंड्स। बाय चांस आप में से कुछ स्टूडेंट ने, हो सकता है कि पहले 1-2 लेक्चर मिस किए, कोई लेक्चर मिस किए, तो ऑल दोज लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब। विनोद रेड्डी चैनल पे है, एक्सपर्ट के चैनल पे है, वी स्मार्ट चैनल पे है। यू कैन वॉच आउट दोज लेक्चर्स एट एनी प्लेस माय फ्रेंड्स। बट इसके आगे का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपको। पहले में से कुछ बचा रहेगा, कुछ मिस हुआ रहेगा, प्लीज कंप्लीट इट माय फ्रेंड्स। ओके, हम लोग अभी 11th लेक्चर में है इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आउट ऑफ लेट्स से 90-95 लेक्चर्स में हम 11th लेक्चर में अभी हम इंटर हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो फिर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स से हमने कंफर्मेशन लिया है कि उनको नोट्स मिल चुके हैं।
यस, नोट्स मिल चुके हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, किसी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, सर क्या आपने सिलेबस रिवाइज क्विकली करने वाले चार्ट्स बनाए हैं? बेटा राइट, ये तुम अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, तुम कमेंट टाइप करने में ना ये, अच्छा ये डाउट तुम मुझे बाद में व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पूछ सकते थे कि नहीं? यस, पूछ सकते थे कि नहीं? तो ये बाद में पूछना मेरे भाई, मैं जब रिवीजन ले रहा हूं तो तुम टाइपिंग कर रही है क्या? किसी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे हैं क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? थोड़ा ध्यान दिया करो भाई यहाँ पे, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूं वो सुना करो ठीक से पहले। ओके, कुछ अचानक से राइट, कोई स्टूडेंट, कुछ कुछ लोगों में आदत रहती है, यहाँ पे कॉस्टिंग चल रहा है, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट चल रहा है, एंड कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर सीएफए कोर्स के बारे में आपको क्या लगता है? बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ लगता है, बट सिर्फ मैं बता नहीं सकता यहाँ पे अभी, आप समझ रहे हो बच्चों? राइट, कुछ भी एनी क्वेश्चंस, थोड़ा सा क्वेश्चन का सेंस रखो कि अपन कब पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, अभी क्या चल रहा है वो देखो। अभी सर रिवीजन ले रहे हैं ना, तो सुनो, जवाब दो, बात करो। रिवीजन मैं मेरे लिए कर रहा हूं क्या? खुद को याद नहीं रहता है मुझे, चलो सुबह सुबह आने के बाद हर रोज रिवीजन करूंगा? यस, ओके चलो, स्टूडेंट बोल रहे हैं यस सर रिसीव्ड कॉपी नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 1 एंड ऑल दोस थिंग। चलो बच्चों, ओके तो हम कंटिन्यू करेंगे। आप काम करो, पेज नंबर 18 पे आ जाओ, आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 18 पे आ गए क्या बच्चों? ओके, तो पेज नंबर 18 पे अगर आप देखोगे तो वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लीट किया क्या हमने? ओके, उसके बाद में वो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल छोड़ दे, एंड में आएंगे परचेज प्रोसीजर लिखा हुआ है वहां पे। तो जो मैंने आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया, चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, वही यहाँ पे थेरोटिकल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जीआरएन के 5 कॉपीज, हाँ चलो पेज नंबर 20 तक आ जाओ, पेज नंबर 20 तक जीआरएन के 5 कॉपी देखो, वहां पे 1 2 3 4 5 जीआरएन के 5 कॉपी कहाँ पे भेजते हैं ये लिखा गया है। हाँ बोलो आप मुझे, जीआरएन के 5 कॉपी कहाँ कहाँ पे भेजते? यस, GRN के पास copy, one copy will be retained by testing and inspection department, one will be sent to the store department, one will be sent to the supplier, one will be sent to the accounts department, one will be sent to the department who has initiated this purchase procedure, one will be sent to the department who has initiated this purchase procedure। करेक्ट है बच्चों? सो दिस इज सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस हमने देखा था। सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर में क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, कहां डॉक्यूमेंट बनते, किसको डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, वो सब हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में देखो पेज नंबर 20 पे हम लोग राइट स्टोर लेआउट कंप्लीट किया था स्टोर लेआउट। उसके बाद में स्टोरेज में राइट क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन हमने कंप्लीट किया था, याद है? क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन, यस और नो? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोडिफिकेशन? सीक्रेसी मेंटेन होता है, रिडक्शन इन क्लरिकल वर्क, इजी आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट और नॉट? एंड हेल्पफुल इन अकाउंटिंग आल्सो, हेल्पफुल इन अकाउंटिंग आल्सो। उसके बाद में मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है ये दिया है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने। क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल? बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, एंड इट इज द लिस्ट ऑफ standard requirement of raw material, standard requirement of raw material to produce particular goods or to complete a particular order। bill of material standard requirement बताता है, एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट में एक्चुअल रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट किया जाता है। इन दोनों को कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके स्टोर डिपार्टमेंट इन दोनों को कंपेयर करके स्टोर डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजता है बच्चों। यस और नो? चलो फिर बच्चों, अपने सबके माइक जो है तुम अनम्यूट में मत रखो, सबको म्यूट मोड पे रखो, जो भी आपके सब माइक है सबको। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब म्यूट मोड पे रखो। ओके, जब मैं बोलूंगा आपको कि आपने कुछ बात करना है तभी आपको आपका माइक स्टार्ट करना है बच्चों। ओके, माइक है जिससे भी आप बात कर रहे हो। यस बच्चों, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
यस बच्चों, चलो कंटिन्यू करना है हमें। तो ये वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल ये हमने कंप्लीट किया था कल। एंड हम लोग अभी पेज नंबर 22 पे है। पेज नंबर 22 पे है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है ये आप में, जिस पे आप लेक्चर देख रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी अभी फिलहाल राइट, आप मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनो बच्चों, ठीक है। चलो फिर ये बिल ऑफ मटेरियल्स तक हम कंप्लीट किए थे। ओके चलो आज लिखो, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग। अभी इसमें राइट डाउन मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट लिख रहे हो क्या बच्चों? मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है? ये मटेरियल ट्रांसफर नोट हमने ऑलरेडी आपको, मैंने उस चार्ट में बताया था क्या होता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। when material is transferred from one production department to another production department, what will be prepared? Material transfer note. Okay chalo write down. Sometimes excess material remaining, sometimes excess material remaining, excess material remaining in one production department, in one production department, okay, or job may be transferred, may be transferred to another job or another production department directly, another production department directly, okay, without returning the material to the stores, without returning the material to stores, stores को दिया भी नहीं जाएगा ये, without disturbing the, without right directly returning the material to the stores, to the stores. समझ रहा है? when such material is transferred, when such material is transferred, when such material is transferred, material transfer note is prepared, material transfer note is prepared, material transfer note is prepared. ओके कॉमा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट अफेक्ट द स्टोर लेजर, will not affect store ledger, this transaction will not affect the store ledger as it is neither issue nor receipt, it is neither issue nor receipt for the stores. ये ना तो स्टोर के लिए रिसीट है, ना ये इशू है स्टोर के लिए। तो मटेरियल इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एंड ऑब्वियसली वन कॉपी ऑफ मटेरियल ट्रांसफर नोट, one copy of material transfer note will also be sent to, will also be sent to accounts department. तो आप ये मत बिल्कुल समझना कि राइट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कुछ मालूम ही नहीं है एंड वो मटेरियल ओरिजिनली जो डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया गया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हिसाब से वो उसी ने कंज्यूम कर लिया है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मटेरियल ट्रांसफर नोट का एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाता ही है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट नोज एवरीथिंग माय फ्रेंड्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नोज एवरीथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यस और नो? एंड शायद ओके कभी आपने इसके पहले फाउंडेशन में या 12th में जहां पे भी है आपने स्टोर लेजर का फॉर्मेट तो देखा ही रहेगा। ओके तो एक काम करो, आप यहां पे उसके नीचे लिख देना फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर, फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर। एंड हम लोग एक काम करेंगे, स्टोर लेजर का फॉर्मेट देखेंगे एंड साथ साथ में इमीडिएटली क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग आज।
ठीक है, फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर, बहुत बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करने वाले। स्टोर लेजर का क्या फॉर्मेट होता है बच्चों, ओके। तो जो भी होगा, कंपनी का नाम, आइटम का डिस्क्रिप्शन, वो सब दिया रहेगा वहां पे, डेट वट एवर, वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। मेन क्या होता है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू, बैलेंस। फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर ऐसे लिख दिया आपने, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस, ओके। रिसीट्स में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो दिस इज क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। So that quantity may be kilograms, units, liters, meters, square feet, whatever it is. जो रॉ मटेरियल है उसके बेसिस पे ये बनेगा। तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एंड ऑब्वियसली क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, दिस इज बैलेंस। अच्छा, ये कंपनी के लिए एक ही स्टोर लेजर का एक ही कॉपी होता है क्या? तो ऑब्वियसली कंपनी के स्टोर लेजर के लीव्स रहेंगे, हर एक रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट होगा। हर एक रॉ मटेरियल पी का स्टोर लेजर अलग रहेगा, रॉ मटेरियल क्यू का अलग रहेगा, रॉ मटेरियल आर का अलग रहेगा। ये सब रॉ मटेरियल यहाँ पे एक ही शीट में नहीं आ सकते, तो ये अलग अलग लीव्स के फॉर्म में रहेंगे। बाद में इसको बाइंडिंग करते रहेंगे अगर हार्ड कॉपी बनाते हैं तो। आजकल ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, यस और नो। तो ये स्टोर लेजर का ट्रेडिशनल फॉर्मेट है बच्चों, ओके। आपको लगता है कि सर यहाँ पे ऊपर कुछ कंपनी का नाम ये वगैरह, अरे वो तो स्टैंडर्ड प्रिंट रहेगा ही ना, फिर कंपनी का नाम, मटेरियल का नाम एंड ऑल दोस थिंग्स। दिस इज व्हाट इज द मेन फॉर्मेट। बाकी इसके आजू बाजू में कुछ लिखना है, साइंड बाय, अप्रूव्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, नीचे रह सकता है ना कंपनी में, करेक्ट और नॉट? Are you understanding this? So this is the format of store ledger, my friends. This is the format of store ledger. Date, particulars, receipts, issue, balance. Receipts, issue, balance. समझ में आ रहा है? ये store ledger का format है, ओके। एंड और एक चीज होती है जो जिसका नाम होता है बिन कार्ड। क्या होता है? बिन कार्ड। आप लोगों से क्या होता है ये बिन कार्ड, ओके। सुनो ध्यान से, बिन कार्ड का भी फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है, ओके। और वो फॉर्मेट होता है बिन कार्ड का, ओके। डेट, ओके, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस आपको लग रहा है इससे सेम फॉर्मेट है, बट इसमें रिसीट्स, इशू, बैलेंस जो कॉलम है ना बच्चों, इसमें सिर्फ क्वांटिटी रहेगा। सिर्फ क्या रहेगा? क्वांटिटी रहेगा। इसमें रेट, अमाउंट, रुपीज मतलब यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, कॉस्ट ऑफ रॉ मतलब आएगा ही नहीं, सिर्फ इसमें क्वांटिटी रहेगा। तो ऑब्वियसली बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। बिन कार्ड इज अ quantitative record, whereas store ledger is quantitative. Store ledger is quantitative and financial record. Quantitative and financial record, my friends. Are you understanding? Store ledger is a quantitative. Quantity कितना बाकी है, उसका क्या कॉस्ट है वो भी बताएगा आपको, but bin card is only a quantitative record. Bin card is a quantitative record. Are you understanding this? अच्छा सुनो, अब इमेजिन करो थोड़ा कि ये कंपनी का स्टोर डिपार्टमेंट है, जहां पे मैं मान लो स्टोर कीपर हूं। मैं कौन हूं? स्टोर कीपर हूं बच्चों, ओके। कंपनी का स्टोर डिपार्टमेंट है, मैं स्टोर कीपर हूं बच्चों, ओके। एक मिनट में कमेंट देखता हूं क्या बोल रहे हैं सब लोग, ओके। ओके, अमीर बोल रहे हैं हाँ सर देखा था फाउंड में इन्वेस्ट, हाँ ठीक है बेटा, ओके। चलो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे कि मैं स्टोर कीपर हूं एंड स्टोर डिपार्टमेंट है कंपनी का, ओके। मेरे सामने अलग अलग बिन्स है, रैक्स है, आप समझ रहे हो ना, कबर्ड्स है, ये बहुत जगह पे मैंने रॉ मटेरियल रखा हुआ है। रॉ मटेरियल पी, क्यू, आर, अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल है मेरे पास, ओके। अब सुनो ध्यान से, समझो कंपनी ने ऑर्डर किया था रॉ मटेरियल पी का, जो अभी मान लो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने मेरे पास भेज दिया।
तो मेरे पास 200 का क्वांटिटी आ गया, तो मैं ये रॉ मटेरियल पी का जो स्टोर लेजर रहेगा बच्चों, उसमें डेट लिखूंगा एंड रिसीट ऐसे लिखूंगा, रिसीट साथ साथ में उसका जीआरएन नंबर लिखूंगा, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर रहेगा ताकि बाद में भी मुझे काम में आएगा, एंड रिसीट में लिख दूंगा कितना क्वांटिटी आया, क्या रेट है, क्या रेट से आया, अमाउंट वो लिख दूंगा, बैलेंस में भी अपडेट कर दूंगा। बट बिन कार्ड में ना बच्चों, बिन कार्ड में अब बताओ, सुनो 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 बताता हूं मैं आपको। अब अगर ऐसे स्टोर लेजर में ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन एंट्री होगा क्या, तो नहीं होगा। कहां एंट्री होगा, बिन कार्ड में होगा पहले एंट्री, राइट। ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, रॉ मटेरियल आ गया यहां पे होगा। लेट अस से समझो 1 अप्रैल को तुम्हारे पास बैलेंस है, लेट अस से तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस है, लेट अस से 200 का क्वांटिटी, ओके। उसके बाद में लेट अस से 4 तारीख को रिसीट हुआ, 4 तारीख को रिसीट हुआ समझो 400 का क्वांटिटी, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया 600, आप समझ रहे हो। देन 8 तारीख को मान लो इश्यू हो गया क्वांटिटी, किसको इश्यू होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू होता है स्टोर से, मान लो 300 यूनिट इश्यू हो गए, तो 300 इश्यूड, यहाँ पे बैलेंस 300। अब बताओ यहाँ पे कुछ क्वांटिटी रेट दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, क्या रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, बिन कार्ड अपडेट हो रहा है ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन बेसिस पे बच्चों, ओके। अच्छा बताओ ये बिन कार्ड कौन बनाता है, स्टोर कीपर बनाता है। कौन बनाता है, स्टोर कीपर या उसका स्टाफ बनाता है। बिन कार्ड कहां रखा जाता है, तो जहां पे रॉ मटेरियल पड़ा है उसी के बाजू में ड्रॉवर को अटैच है, ड्रॉवर को लटक रहा है या उधर ही रखा हुआ है, समझ रहा है। तो ये बिन कार्ड जहां पे रॉ मटेरियल है उधर ही जनरली पड़ा रहता है, तो कुछ रॉ मटेरियल आ गया, वहां पे स्टॉक बढ़ गया, तो हम लोग वहीं पे बिन कार्ड में एंट्री कर देते हैं, या वहां से इश्यू हो रहा है तो वहां पे इश्यू भी कर देते हैं हम लोग। तो ये बिन कार्ड will be updated after every transaction, bin card will be updated after every transaction my friends। तो आपको वैसे भी स्टोर लेजर कम बनता है, तो स्टोर लेजर बच्चों वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, पीरियोडिकली बनता है। तो स्टोर लेजर जो होता है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है बच्चों। ये हर रोज अकाउंटेंट 24 घंटे वहां पे रहेगा क्या, हाँ, बट स्टोर कीपर, मान लो तुम्हारा कंपनी 3 शिफ्ट में काम होता है, तो रात को 2 बजे रॉ मटेरियल अगर इशू हुआ तो 2 बजे रात को बिन कार्ड अपडेट होगा उसी टाइम पे। सुबह 3:30 बजे मान लो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में प्रोडक्शन चल रहा है, रॉ मटेरियल इशू हुआ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, बिन कार्ड विल बी अपडेटेड एट दैट टाइम इटसेल्फ। आप मुझे बताओ कंपनी का अकाउंटेंट क्या 24 घंटे वहां पे एक एक एंट्री करते बैठेगा क्या, नहीं। स्टोर कीपर विल बी, राइट, स्टोर लेजर विल बी अपडेटेड periodically, store ledger will be updated periodically my friends, are you understanding this। आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दो थोड़ा बहुत क्लैरिटी है क्या बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर में, प्लीज 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 कमेंट में बता दो बच्चों, ओके। बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर में डिफरेंस में क्लैरिटी है क्या, थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी है क्या, बताओ। यस, आपने ये लिखा क्या साथ साथ में वो भी बता दो। फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर, बिन कार्ड, ये बनाया क्या अपनी नोटबुक में, मैंने बोला था जो भी मैं लिखता हूं आपको साथ साथ में नोटबुक में लिखना है बच्चों। फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर बनाया क्या मुझे बता दो बच्चों प्लीज। यस अनीशा, यस मानसी, प्रांजल, गगन, शुभम, अपना यश सोनी कहाँ है भाई, यश सोनी के कमेंट के बिना तो मुझे मजा ही नहीं आता कुछ। यस सोनी एंड शुभम, यस यश, प्लीज कमेंट किया करो यार, मजा नहीं आता है तुम्हारे कमेंट आया बिना, ऐसे आगे जाने की इच्छा ही नहीं होती कुछ। ओके आ गया भाई यस सोनी का कमेंट, एंड शुभम का कमेंट आया नहीं अभी तक। शुभम, यस शुभम का भी कमेंट आ गया है, यस वेरी गुड, मतलब मैं अभी आगे जा सकता हूं बच्चों, ठीक है। तो चलो फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर एंड फॉर्मेट ऑफ बिन कार्ड, फॉर्मेट ऑफ बिन कार्ड ये लिखा बच्चों, यस ओके। चलो फिर ये बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर का डिफरेंस ना बच्चों हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो राइट डाउन बिन कार्ड and store ledger, bin card and store ledger का difference we will write in a tabular form my friends। bin card and store ledger, please write down bin card and store ledger का difference we will write bin card and store ledger। चलो लिखना है बच्चों bin card and store ledger का difference, okay। it is maintained by, bin card is maintained by, कौन मेंटेन करता है इसको बोलो, स्टोर कीपर। कौन मेंटेन करता है, स्टोर कीपर, whereas store ledger is maintained by, store ledger is maintained by, obviously इसको अकाउंटेंट मेंटेन करता है, तो आई विल राइट इट एज कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कौन मेंटेन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, करेक्ट है।
अच्छा मुझे बताओ, कैन आई से बिन कार्ड इज अपडेटेड एट द टाइम ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन? ओके, अपडेटेड at the time of every transaction, updated at the time of every transaction. तुम्हारे पास हजारों टाइप के रॉ मटेरियल्स है, राइट? कोई रॉ मटेरियल तुम निकाल रहे हो, उधर तुरंत ही आप एंट्री कर दो कि भाई इतना निकाल दिया, अब इतना बचा है। आप समझ रहे हो क्या? अपडेटेड एट द टाइम ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। एंड स्टोर लेजर इज अपडेटेड, स्टोर लेजर इज अपडेटेड periodically, updated periodically, like weekly, समझ में आ रहा है? fortnightly, monthly, एक्सेट्रा। अभी कोई बोलेगा नहीं सर डेली हो सकता है, हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी यार। इट इज अपडेटेड पीरियोडिकली, ऐसे बोला है, इट इज अपडेटेड पीरियोडिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर, store ledger is maintained by cost accounting department, bin card is updated at the time of every transaction, store ledger is updated periodically। सबसे मेन डिफरेंस जो हमने ऊपर भी लिखा था, it is a quantitative record, it is a quantitative record, इसमें सिर्फ क्वांटिटी होता है बच्चों। वेयर एज, हाँ बोलो, स्टोर लेजर इट इज अ, बोलो, quantitative and financial record, it is a quantitative and financial record, quantitative and financial record। Are you understanding my friends? Yes or no? ये main differences है between bin card and store ledger। I hope you are writing with me my friends। yes, तो bin card it is a store recording document, it is a स्टोर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट जो स्टोर में ही पड़ा रहता है, करेक्ट है? बट बताओ स्टोर लेजर कोई रॉ मटेरियल के बाजू में पड़ा रहता है क्या उधर? नो, इट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट इज एन, कौन सा रिकॉर्ड है ये? बोलो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जबकि बिन कार्ड इज अ स्टोर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, वो उधर स्टोर में ही पड़ा रहता है, हर रॉ मटेरियल के आजू बाजू में, हर रॉ मटेरियल के आजू बाजू में वो पड़ा रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस। वैसे जो इंस्टीट्यूट ने डिफरेंस दिया है उसमें इतने ही पॉइंट लिखे हैं, करेक्ट है? ओके, मेंटेन बाय, ये उन्होंने लिखा है, बट साथ साथ में उन्होंने और एक डिफरेंस लिखा है, चलो मैं आपको लिख के देता हूँ, राइट? उन्होंने ऐसे बोला है कि टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, वो जो मैंने एक्चुअली कवर कर दिया है ऊपर, एट इट इज, बोलो, अपडेटेड एट द टाइम ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, या एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, राइट, व्हेन द ट्रांजैक्शन हैपेंस, व्हेन द ट्रांजैक्शन occurs, correct or not? okay, it is recorded at the time of transaction, ऐसे लिख देता हूं मैं, it is recorded at the time of transaction, at the time of transaction, okay? and यहां पे लिखता हूं it is recorded after the transaction take place, it is recorded after the transaction take place। इतने differences है, right? it is recorded after the transaction take place, after the transaction takes place my friend। so this is what is the difference between bin card and store ledger। I hope you are understanding my friends। कुछ गया क्या दिमाग में? मुझे बता दो प्लीज बच्चों। यस, कमेंट में बताया करो बच्चों, लिखा क्या यहां तक? बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। तो बिन कार्ड क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड है, store ledger is a quantitative come financial record, quantitative come financial record। कुछ क्लैरिटी है इसमें? यस बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। चलो मैं 1 मिनट वेट करता हूं, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं अभी तक, ऐसे बोल रहे हो। बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर का डिफरेंस लिखा क्या बच्चों? यस, एंड यस, ओके बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोग बोले सर हम आपके साथ साथ में ही लिखते, ओके।
तो देखो बच्चों, एक इन्वेंट्री सिस्टम होता है जिसका आप नाम आपने इसके पहले कभी सुना रहेगा, जिसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कभी सुना है क्या आपने? तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का पार्ट है बच्चों, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का। तो राइट डाउन, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इंक्लूड्स, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या क्या आता है फिर? तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ही आता है प्रिपरेशन ऑफ बिन कार्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर, एंड तीसरा आता है फिजिकल स्टॉक टेकिंग पीरियोडिकली, फिजिकल स्टॉक टेकिंग पीरियोडिकली। अच्छा बताओ बच्चों, जब मैं ऐसे लिखता हूं कि ये समझो एक हाथ रॉ मटेरियल पी का मैं बिन कार्ड बना रहा हूं, ओके, मैंने लिखा है 200 का क्वांटिटी है, फिर 50 इश्यू हुआ, 150 बचा है, फिर 70 आ गए, 150 प्लस 70 220। तो समझो ऑन अ पर्टिकुलर डेट वो बता रहा है कि रॉ मटेरियल पी के अपने पास 220 किलोग्राम बचे हैं या 220 यूनिट है। तो जब मेरा कोई पर्सन एम्प्लॉय जाके वहां पे एक्चुअल में देखेगा फिजिकल स्टॉक, तो 220 यूनिट्स होने भी चाहिए ना बच्चों, नहीं तो बस ऑन पेपर 220 यूनिट है, उधर देखा जाए तो कुछ तो और ही स्टॉक है। तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग भी होता है ना पीरियोडिकली, यस और नो माय फ्रेंड्स? फिजिकल स्टॉक टेकिंग भी होता है या नहीं होता है? जस्ट मैं यहाँ पे कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं आपको एक समझने के लिए दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ओके, समझने के लिए फिजिकल स्टॉक टेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि आप कल जाके इंटरमीडिएट पास हो गए, ओके, एंड किसी बैंक ऑडिट के लिए गए, आप बैंक ऑडिट के लिए गए, ओके, आप किसी बैंक के मान लो कंकरेंट ऑडिटर हो, ऑडिटर हो, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? ओके, आप मुझे बताओ बच्चों, वो बैंक का जो लेजर है, कैश लेजर रहेगा, कैश बुक रहेगा, वो बता रहा है कि आज बैलेंस है बैंक का, लेटर से बैंक में बैलेंस है 129 करोड़ 36 lakhs 57,823, इतना बैंक में पैसा है। तो एज पर कैश बुक उतना उनके पास कैश है, इमेजिन करो। आप बताओ बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या कि जिसके हाथ में ये कैश हैंडल करने का पावर है वो उसमें से 4-5 लाख रुपए निकल के लेके जाए? अब अगर ऐसा फ्रॉड है, सुनो बताता हूं मैं आपको, 4-5 लाख रुपए या 10-15 लाख रुपए निकाल निकाल के लेके जाएगा, मार्केट में किसी को दे देगा इंटरेस्ट से, या जो भी है उसका यूज करेगा। आपको लगता है बट सर फिर बाद में कैश टैली नहीं होगा? तो जब अगर समझो वो कैश टैली करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तब तक वो वापस भी लाके रख देगा, बट वो कैश तो उसने फ्री में यूज कर लिया ना बच्चों। उसको पता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट कैश टैली होता है कि लेजर के हिसाब से कितना कैश है एंड फिजिकली कितना कैश है। एंड आप इमेजिन करो कि अगर फिजिकली कैश कितना है ये टैली कभी करते ही नहीं वो लोग, तो ये तो कैश बुक में जो भी बैलेंस चल रहा है बच्चों, एक्चुअल में उतना पैसा होना जरूरी ही नहीं है उधर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड जब कभी ये चेक होने वाला है उसके पहले वो उतना पैसा लाके रख सकता है, बट ये पैसा तो फ्री में यूज कर रहा है ना, तो फिजिकल कैश चेकिंग भी उतना ही जरूरी होता है। तो कभी किसी बाद में आप किसी बैंक का कंकरेंट ऑडिट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कभी कभी कैश काउंट करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सर अब इतना कैश हम काउंट करते बैठेंगे क्या? अरे ऑब्वियसली मशीन से ही काउंट करोगे, वहां पे हाथ से थोड़ी काउंट करते बैठोगे इतना। इनफैक्ट मशीन से काउंट किया तो कभी कभी एक दिन चला जाता है, इतना कैश रहता है। यस और नो, कभी कभी ऐसा रहता है, ओके। तो हम लोग मुझे याद है कि मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था तब हमें कभी कभी हमारे सर कैश काउंट करने के लिए भेजते थे, ओके, एंड हमारे सर ने हमें एक आइडिया भी बताया था कि कैसे कैश काउंट करते। अभी देखो इतना कैश है, ये काउंट करना इतना आसान है क्या बच्चों? ओके, बड़ा ऐसा है कि वो कोई गोडाउन टाइप होता है या बड़ा ऐसा लॉकर रूम टाइप रॉकर रूम होता है जिसके अंदर कैश स्टोर रहता है। तो हम क्या करते थे, एज एन ऑडिटर बताता हूँ मैं आपको, हमारे बॉस ने आइडिया बताया था कि समझो एज पर कैश बुक बैलेंस इतना है 129 करोड़, लेटर से 30 lakhs 57,820, इतना कैश है समझो, ओके। तो हम लोग ऑब्वियसली पूरा चेक करके हमें अंदर भेजते थे लॉकर रूम में, हमारा पर्सनल कोई कैश नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बैग भी रहेगा तो खाली है, उसमें कैश नहीं है, ऐसा लेके जाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो बैंक के कैशियर को जो भी है उनका ऑफिसर उसको भी साथ में लेके जाते थे, उसको बोलते थे आज फिजिकल चेक करना है कैश, एंड वो भी हम लोग सरप्राइज चेक करते थे, मतलब उनको बताते नहीं थे एडवांस में कि हम ये डेट को चेक करेंगे, सरप्राइज चेक करते थे। किसी भी दिन एक आध दिन जाके बोलेगा हाँ चलो आज कैश चेक करना है, वो बोलेगा नहीं सर कल करते हैं, नहीं 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 आज करना है, सरप्राइज चेक, समझ रहा है? ओके। उसके बाद में हम क्या करते थे, वो लॉकर में गए, बैंक ऑफिसर भी हमारे साथ में रहता था, तो हम लोग कुछ कैश उसमें से निकालते थे,
उसको बोलते थे देख मैं कुछ कैश निकाल रहा हूं, अपने बैग में रखते थे हम लोग कुछ कैश, एंड फिर वहां पे कोने में जाके बैठते थे, पढ़ाई वढ़ाई कर लेते थे अपना। एंड फिर उनको बोलते थे कि अब तुम बचा हुआ कैश काउंट करो, कितना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने भी लगते हैं तुम काउंट करो, मुझे तुम काउंट करो ये कैश और मुझे बताओ कि कितना कैश है। तो फिर वो जो काउंट करके आके मुझे जो कैश बताएंगे एंड जो कैश बुक का बैलेंस है, ये दोनों का डिफरेंस मेरे बैग में होना चाहिए, एंड अगर डिफरेंस बैग में नहीं है मतलब कैश टैलीड नहीं है। तो देखो बच्चों, मैंने कैश काउंट नहीं भी किया बट एट द सेम टाइम कैश का चेकिंग भी कर लिया, करेक्ट और नॉट, और पढ़ाई भी कर लिया वहां पे बैंक के लॉकर रूम में बैठ के। समझ रहा है कि नहीं? जो कैश का जो बैलेंस, कैश का बैलेंस वो बताएगा बाद में कि इतना कैश है, एंड एज पर कैश बुक जितना कैश है उसका डिफरेंस मेरे पास बैग में होना चाहिए, राइट? ये आइडिया हमारे सर ने बताया था। एनीवे ओके, पुरानी बात है, राइट? अभी और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आए रहेंगे सब कुछ। एनीवे आपको ये समझ रहा है क्या? बताओ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या क्या होता है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बिन कार्ड मेंटेन होता है, स्टोर लेजर मेंटेन होता है, फिजिकल स्टॉक टेकिंग भी होता है बच्चों। हर चीज का फिजिकल, तुमने तुम्हारा स्टोर लेजर बोल रहा है, बिन कार्ड बोल रहा है कि राइट इसके 200 यूनिट बचे, इसके 300 किलोग्राम बचे, इसके 800 बचे, ये 500 मीटर बाकी है, करेक्ट है? ये जो है वो फिजिकली भी वहां पे होना चाहिए ना, करेक्ट है? तो ये फिजिकली वहां पे जाके चेक करना, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टॉक टेकिंग। ऑब्वियसली वो पीरियोडिकली होगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इट इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या क्या होता है? बिन कार्ड, स्टोर लेजर, फिजिकल स्टॉक टेकिंग। बिन कार्ड, स्टोर लेजर, फिजिकल स्टॉक टेकिंग। माय फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, अब जब स्टोर लेजर की बात आती है बच्चों, ओके, तो methods of issue of raw materials, methods of issue of raw materials। आप समझ रहे बच्चों? while preparing store ledger, उसमें हमारे सिलेबस में कौन से मेथड्स हैं वो मैं बताता हूं, वो हमें अब सीखना है एक एक करके। फीफो मेथड, ये बहुत सिंपल है बच्चों। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड वेटेड एवरेज, weighted average after every receipt, fourth weighted average at the end of the period, weighted average at the end of the period, and fifth simple average। बड़ा यूजलेस टाइप का मेथड है एक सिंपल एवरेज। क्यों यूजलेस है मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बताऊंगा बाद में, ओके? बट ये 5 मेथड हमारे सिलेबस में है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर 3 मेथड कौन से है तो पहले 3 है बच्चों। 99% क्वेश्चन ये 3 में से कोई तो एक मेथड पे आता है, अगर आया तो। तो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मुझे लगता है कि एटलीस्ट उसका एक्सप्लेनेशन मुझे लॉन्ग फॉर्म लिख के देना नहीं पड़ेगा, एंड बाय दिस टाइम यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफो, लीफो। तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो last in first out, weighted average after every receipt, weighted average after every receipt, weighted average at the end of the period, weighted average at the end of the period, and simple average, and simple average। ऐसे 5 मेथड्स है बच्चों फॉर इशूइंग द रॉ मटेरियल, फॉर इशूइंग द रॉ मटेरियल। स्टोर लेजर की बात चल रही है, ऑब्वियसली स्टोर लेजर। बिन कार्ड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है फीफो या लिफो या और कुछ, क्योंकि बिन कार्ड में अमाउंट होता ही नहीं, बिन कार्ड में अमाउंट होता ही नहीं, बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी होता है, बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? चलो यहां तक लिखा क्या आप लोग बताओ बच्चों, ताकि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक स्टोर लेजर पे बच्चों सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टोर लेजर पे आज एक सिंपल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बच्चों, चलेगा? चलो यहां तक हो गया सबका। चलो एक काम करो, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 3 ऑन पेज 43। तो आई होप आप अभी नोटबुक वगैरह बना रहे हो सब कुछ। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 3 on page 43 my friends, please read problem number 3 page 43। yes बच्चों, problem number 3 page 43।
क्या बोला है उन्होंने? प्रिपेयर अ स्टोर लेजर ऐसे बोला है, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर। प्रॉब्लम नंबर 3 बच्चों। आगे के प्रॉब्लम नंबर 3 तक। यस, अमीर रस्तोगी, बड़ा फिल्मी नाम है यार तुम्हारा, अमीर रस्तोगी। हम्म। यस बच्चों, लिखा क्या? प्रॉब्लम नंबर 3 ऑन पेज 43। At the beginning of October 2020, Quality Brush Company had in stock 10,000 brushes valued at rupees 10 each. Valued at rupees 10 each. Further, purchases were made during the month as follows. During the month as follows. Okay. क्या क्या परचेसेस है देखो बच्चों, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को परचेसेस है, एंड परचेस का प्राइस भी दिया हुआ है उन्होंने, परचेस का प्राइस भी दिया हुआ है। इश्यूज टू द शॉप वेयर एज फॉलोज, इश्यूज भी आपको दिए गए हैं बच्चों। 16 अक्टूबर को इशू है, 28 अक्टूबर को इशू है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टोर लेजर कार्ड for the month of October, store ledger card for the month of October using FIFO, then weighted average after every receipt, LIFO ऐसे बोला है। यानी काम करो, वहां पे आप फोर्थ क्वेश्चन ऐड करो बच्चों, ए बी सी ऐसे 3 क्वेश्चन दिए क्या आपको? क्या दिए 3 क्वेश्चन? पहला फीफो उन्होंने लिखा है उधर, प्रिंटेड है। दूसरा क्या है? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट, ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट। तीसरा क्या है? लीफो। यानी काम करो, फोर्थ आप मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ऐड कर देना वहां पे, वो है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, ओके, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड, ऐसा होता है, यहां पे मंथ है, एट द एंड ऑफ द मंथ, वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ, फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो, ओके, एंड वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये 4 मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये काम करो, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आप डायरेक्ट आपके प्रिंटेड नोट्स में वहां पे लिख दो। जो लोगों के पास बाई चांस अभी तक प्रिंटेड नोट्स नहीं है, आप वहां पे आपके नोटबुक में कहीं मार्क करके रखो कि आपने को ये चारों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। ओके, तो ये चारों मेथड से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। तो मुझे एक बार कमेंट में बता दो प्लीज, सब लोगों ने ये लिखा क्या, प्लीज बताओ भाई। यस, अनीशा तोतला प्लीज बता दो बेटा, यहां आपने लिखा? यस, वेरी गुड। चलो, प्रॉब्लम नंबर 3 अभी हमें सॉल्व करना है। ओके, यू आर टू प्रिपेयर स्टोर लेजर बाय फीफो मेथड। तो राइट डाउन स्टोर लेजर कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। तो इसको 1 दे देना, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे हम लोग। स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड, लिखा बच्चों? स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। देखो बच्चों, मैं रेडीमेड फॉर्मेट भी यहां पे आपको ला सकता था, बट मैं ऐसे कुछ करूंगा नहीं, मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा पूरा। स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड माय फ्रेंड्स, स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। चलो कंप्लीट करें बच्चों हम लोग, स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। ओके, तो राइट डाउन डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स। ओके, चलो बोलो, डेट पर्टिकुलर्स के बाद में कौन से कॉलम्स होते हैं बच्चों? डेट पर्टिकुलर्स के बाद में कौन से कॉलम्स होते हैं बताओ? कौन से कॉलम्स होते हैं? रिसीट्स, डेट पर्टिकुलर्स के बाद में होता है रिसीट्स, इशू, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस, receipts, issue and balance, date, particulars,
रिसीट्स इशू बैलेंस बनाए बच्चों फॉर्मेट। चलो लिखो मेरे भाई, लगना है टाइम लगने दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आप लिखो डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, रिसीट्स इशू, रिसीट्स इशू बैलेंस, डेट पर्टिकुलर्स रिसीट्स इशू बैलेंस। मैं खुद आपके साथ हर बार फॉर्मेट बनाऊंगा, क्योंकि जितना टाइम मुझे लगता है उतना आपको भी लगेगा ये फॉर्मेट बनाने के लिए। ओके, आप पेंसिल वगैरह का प्रॉपर यूज कर सकते हो ये फॉर्मेट बनाने के लिए बच्चों। ओके, रिसीट्स इशू बैलेंस के अंदर तीन तीन कॉलम बनते हैं, वो सबको पता है। और वो तीन कॉलम कौन से होते हैं बच्चों? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। कौन से बोलो? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। चलो बनाओ फिर। रिसीट्स इशू बैलेंस के अंदर आप तीन कॉलम बना दो बच्चों, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। लिख रहे हो क्या बच्चों? क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से अपने को सॉल्व करना है। इनफैक्ट चारों मेथड से सॉल्व करना है, जितना टाइम लगता है लगने दो बच्चों। बट एक ही प्रॉब्लम है, हम चारों मेथड, एग्जाम ऐसे चारों मेथड से कभी नहीं आता है आपको। अभी देखो बच्चों, मैं इसको 4 क्वेश्चन बना सकता था, आपको फील भी आता कि 4 क्वेश्चन लिए सर ने, बट एक क्वेश्चन में मैंने 4 मेथड्स दिए, तो भी राइट 4 मेथड्स हम एक्चुअली सीख ही रहे ना बच्चों। नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करके ऐसे नोशनल हैप्पीनेस लेके कोई फायदा है क्या? समझ रहा है बच्चों? चलो फिर। ओके, स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड, स्टोर लेजर कार्ड बाय फीफो मेथड। चलो फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? बता दो बच्चों प्लीज, फॉर्मेट रेडी है क्या? यस। चलो फिर, डेट में मैं इधर ऊपर ही लिख देता हूं, लेट अस से सितंबर। चलो चलो यार, ये तो एक्चुअली स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी आता है ये। डेट में इधर मैं सितंबर लिख देता हूं एंड डायरेक्ट उसके सितंबर की डेट लिख देता हूं। चलो अभी 1 ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ओके, चलो ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों सितंबर में? सितंबर है अक्टूबर है? अच्छा अक्टूबर है। ओके, इधर अक्टूबर लिख देना, अक्टूबर। ओके, ओपनिंग बैलेंस, बोलो क्या ओपनिंग बैलेंस है बच्चों? ओके, 10,000 ब्रश। कहां लिखो ये ओपनिंग बैलेंस बच्चों? कहां लिखो ओपनिंग बैलेंस? बैलेंस के कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो इट इज 10,000 ब्रश एट अ रेट ऑफ 10, इट इज 1 लाख। एट अ रेट ऑफ 10 इज इट 1 लाख? यस बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है? इज ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ओके, अब जो ट्रांजैक्शंस उन्होंने दिए हैं, देखो जरा ये ट्रांजैक्शंस क्या क्या दिए। 3 परचेसेस है बच्चों, 7 तारीख को, 14th को, 24th को, एंड 2 इशू है 16th को एंड 28th को। तो ये ट्रांजैक्शन आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे बताओ क्या आएगा, डेट्स क्या आएंगे बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो 7, 14, 16, 24, 28 करेक्ट है क्या? बताओ आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दो बच्चों। यस बोलो बेटा अनीशा, करेक्ट है क्या? 7, 14, 16, 24, 28 करेक्ट है? यहां तक करेक्ट है क्या बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूं? ओके गुड। चलो फिर मुझे बताओ बच्चों, ये जो इश्यू दिया है उसको रेट क्यों नहीं दिया उन्होंने? परचेस को रेट दिया है, इश्यू को रेट क्यों नहीं दिया? अगर ऐसा क्वेश्चन आप पूछ रहे मतलब आप ये क्वेश्चन ही नहीं समझे। इश्यू को कैसे रेट होगा भाई? वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, वो तो हमारा मेथड डिसाइड करेगा, फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज, फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज। इज दैट क्लियर? तो चलो 1 अक्टूबर को ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया। ओके ओके, अभी 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को परचेस है बच्चों।
क्या परचेसेस है बोलो। तो जनरली अब यहाँ पे मैंने परचेस लिख रहा हूँ, हो सकता है कि एक्चुअल लाइफ में जब आप बनाओगे तो परचेसेस उधर GRN नंबर वगैरह लिखेगा, क्योंकि कुछ अगर आ चुका है तो उसका गुड्स रिसीव नोट भी बना रहेगा, तो GRN नंबर वगैरह दिया जाता है। हम वो भी क्वेश्चन एक सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पे GRN नंबर वगैरह हमें दिया रहेगा। फिलहाल तो बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेथड्स। परचेसेस, कितना परचेसेस है बच्चों, 4000 एट अ रेट ऑफ 12.50। तो करो 4000 इंटू 12.50, तो 4000 इंटू 12.5 इट कम्स टू 50,000, कम्स टू 50,000। एंड अब बताओ बैलेंस के कॉलम में क्या लिखूं, तो बैलेंस के कॉलम में आएगा 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, दैट इज 1 लाख, that is 1 lakh, and 4,000 at a rate of 12.50, this is 50,000, this is 50,000 my friends, yes, समझा क्या। अच्छा मुझे बताओ ये 10,000 एट रेट ऑफ 10 ऊपर एंड 4,000 एट रेट ऑफ 12.50 इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा ना आपको, या उल्टा ऊपर नीचे चलता है वो, तो बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों, इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में समझना चाहिए ना कौन सा पहले आया हुआ है, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट बोलो 7th के बाद में, चलो बोलो बच्चों 16th को या 14th को, यस पहले 14th का ट्रांजैक्शन। आप ये मत समझो कि अभी यहाँ पे एक परचेस के बाद में एक इशू आएगा, 14th का ट्रांजैक्शन उसके भी पहले है बच्चों, तो और एक परचेस है, और एक परचेस है बच्चों, यस और नो। तो और एक परचेस कितना है आप मुझे बता दो, यस और एक परचेस जितना भी अमाउंट है उसका अमाउंट आप बता दो मुझे, क्या अमाउंट है बच्चों, यस क्या अमाउंट है, हाँ बोलो। 14th को परचेस है या इशू है, बोलो इट इज 14th को, और एक परचेसेस है बच्चों, परचेसेस कितना परचेस है आप बोलो, राइट 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 90,000, इज इट 90,000। एंड अगर ये परचेस रिकॉर्ड किया तो चलो बैलेंस का कॉलम बताओ बच्चों, इज इट 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, इट इज 1 लाख, देन 4,000 at a rate of 12.50, it is 50,000, and 6,000 at a rate of 15, it is 90,000, it is 90,000 my friends, are you understanding? Purchases, क्या ये purchases, समझा। चलो आप बताओ इसके बाद में यहां तक लिखे क्या सब लोग बच्चों, यहाँ पे 16th को ट्रांजैक्शन होगा, 16th को इशू है, 16th को इशू है, ओके क्या इशू है 16th को, कितना क्वांटिटी इशू है बोलो आप, बोलो 16th को इशू क्वांटिटी कितना है बच्चों, 16,000, 16 को इशू क्वांटिटी क्या है 16,000। आप सुनो ध्यान से सब लोग, बहुत अच्छे से सुनो, एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, अच्छे से सुनो सब लोग, सब लोग, ओके। अब देखो बच्चों तुम्हारे पास 1 अक्टूबर को कितना स्टॉक था, तो इमेजिन करो कि ये तुम्हारा बिन है, इमेजिन करो ये तुम्हारा बिन है जिसमें ये ब्रश पड़े रहते, सुना करो यार भाई सब लोग प्लीज। चलो ये बिन में आप मुझे बताओ 1 अक्टूबर को कितने ब्रश है, बोलो 10,000 ब्रश है, क्या रेट से बाय किए थे वो 10 रुपए के, मतलब उसका वैल्यू कितना था 1 लाख था। उसके बाद में 7 तारीख को और 4,000 ब्रश आए, और 4,000 ब्रश आए, तो वो 4,000 ब्रश इसी बिन में डाल दिए रहेंगे ना, तो पहले के 10,000 एंड अब 4,000, तो यहां पे 14,000 ब्रशेस पड़े हुए, फिर और 6,000 आए 14 तारीख को, तो और 6,000, तो 10,000 4,000 6,000, तो इस बिन में बच्चों 20,000 ब्रश पड़े हुए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अब इशू करते वक्त जो 16,000 है, तो हम ऐसे बोलेंगे इशू करते वक्त कि ये 10,000 एट अ रेट ऑफ 10 इशू होगा, 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50 ये इशू होगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स। देन इसमें से 2,000 इशू होगा एट अ रेट ऑफ 15, मतलब 1 लाख ये इशू हो गया, 50,000 ये इशू हो गया, एंड 30,000 ये इशू हो गया, तो अब बचा 4,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज 60,000। अब सुनो सुनो मैं कंसेप्ट क्या बता रहा था वो सुनो। देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपने वो 10 रुपए वाले ब्रश अलग रखे थे, फिर वो 12.50 का बाद में जो लॉट आया वो अलग रखा, फिर 15 रुपए वाला जो लॉट आया वो अलग रखा, फिजिकली ये सब मिक्स्ड है,
फिजिकली ये सब मिक्स्ड है। अब मेरे पास ना बच्चों ऐसे मेरे सामने 10 बॉटल है यहाँ पे, हो सकता है कि एक बॉटल जब आया था तब 10 रुपए में आया था, दूसरा बॉटल 12 रुपए में आया था, तो यहाँ पे तो सब मिक्स्ड है। बाद में इश्यू करते वक्त फीफो यूज होगा, लीफो यूज होगा, ये तुम्हारा अकाउंटिंग इशू है सिर्फ। फिजिकली वहां पे सब स्टॉक मिक्स्ड है बच्चों, फिजिकली ये सब स्टॉक मिक्स्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिजिकली ये पूरा स्टॉक वहां पे मिक्स्ड है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझा क्या? सबको बता दो। एंड सुनो ध्यान से बच्चों, जब अब ये मटेरियल इशू हो रहा है, मतलब कोई ना कोई तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू हो रहा है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई ना कोई जॉब कंप्लीट कर रहा है, तो उस जॉब के कॉस्ट शीट में मटेरियल कॉस्ट बोल के ये जाएगा 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, मटेरियल कॉस्ट बोल के ये जाएगा। तो अब बताओ, तुमने अगर मेथड चेंज किया, फीफो की जगह लीफो कर दिया, तो वो जॉब का जो कॉस्ट शीट बनने वाला है उसमें मटेरियल कॉस्ट कितना जाने वाला है, ये चेंज होगा या नहीं होगा? फीफो की जगह लीफो कर दिया तो सीधी सी बात है, वो मटेरियल कंज्यूम्ड बाय दैट जॉब का जो कॉस्ट है इट इज गोइंग टू चेंज माय फ्रेंड्स। कंसेप्ट समझ रहा है क्या? बता दो बच्चों प्लीज। ये फीफो तो कोई भी कंप्लीट कर पाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट सुनो बच्चों, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं 10,000 एट द रेट ऑफ 10, 4,000 एट द रेट ऑफ 12.50, 6,000 एट द रेट ऑफ 15। मुझे ये बताओ, फिजिकली ये सब ऐसे बाजू बाजू में रखा है क्या? ये 10 वाला है, ये 12.5 वाला है, ये 15 वाला है, ऐसे रखा है क्या फिजिकली अलग अलग? जवाब दो मुझे, यस और नो में। अलग रखा है क्या वहां पे? यस और नो में जवाब चाहिए मुझे कमेंट में। अगर बाद में आप पीडी ओडी राइट डाउनलोड करके देख रहे हो तो भी जवाब चाहिए मुझे। यस बच्चों, बिल्कुल नहीं, ये फिजिकली स्टॉक वहां पे मिक्स्ड ही रहता है, अलग अलग नहीं रखा रहता है। ये जो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया है उसका वैल्यूएशन क्या है, ये सिर्फ तुम्हारा अकाउंटिंग इशू है बच्चों, ये सिर्फ तुम्हारा अकाउंटिंग इशू है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन माय फ्रेंड्स? समझा क्या? तो चलो ये हो गया इशू 16 को। हाँ चलो बच्चों, अब उसके बाद में 16 के बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 24th। हाँ बोलो, 24th को परचेसेस है। कितने परचेसेस है आप बताओ? परचेसेस है 8,000 एट अ रेट ऑफ 16.50, तो 8,000 खुशी बोल रही है सर 6,000 पूरे यूज होना चाहिए था ना। कैसे पूरा बेटा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझता है क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब ये पहले इशू होगा 10,000, फिर उसमें से ये 4,000 इशू हो गए, एंड फिर अब टोटल 16,000 इशू करना है, तो ये 10 और 4 हो गए 14,000। तो अब ये 6,000 में से मैं 2,000 ही इशू करूंगा ना। फिजिकली तो ये सब स्टॉक मिक्स्ड है, बट मेरे पास जो बैलेंस है अभी 4,000, उसका वैल्यूएशन 15 से ही रहेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेटा। खुशी समझता है क्या? बता दो। यस, तो 8,000 इंटू 16.50, टेल मी इज इट 1,32,000? यस खुशी जी, आप प्लीज बता दो मुझे समझा क्या, या फीफो में कोई डाउट हो तो आप बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस, तो ये 8,000 के परचेसेस हो गए बच्चों। अब बताओ बैलेंस कॉलम में क्या लिखूं? तो इट इज 4,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज 60,000, एंड 8,000 एट अ रेट ऑफ 16.50, 1,32,000, 1,32,000। यस बच्चों, यहां तक समझे आप लोग? यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? है या नहीं है? अभी तक खुशी का कमेंट नहीं आया, खुशी को शायद फीफो में ही कंफ्यूजन है। अब खुशी बोल रही कि सर ओपनिंग बैलेंस के 10,000 यूज नहीं हुए। ओपनिंग बैलेंस के ये 10,000 इशू दिख नहीं रहा है क्या बेटा तुम्हें? 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, 16 तारीख को जो मैंने इशू किया है 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50, 2,000 एट अ रेट ऑफ 15। नहीं दिख रहा है बेटा? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। चलो हो गया ये 24th को परचेसेस हो गए बच्चों। ओके, उसके बाद में क्या डेट को इशू है अभी बोलो? 28 अक्टूबर को देयर इज इशू
हाउ मच इशू बोलो, 28 को कितना इशू हो रहा है, 10,000 ब्रश इशू है। तो चलो बोलो बेटा खुशी, अब बोलो खुशी, ये 10,000 जो ब्रश इशू होंगे अभी 10,000, ये कैसे होंगे अभी 28 को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से इशू करना है। तो अब बताओ ये 4,000 इशू होगा, करेक्ट है, एंड ये 8,000 में से 6,000 इशू हो जाएगा, तो 4 और 6 टोटल 10,000 इशू हो जाएगा, करेक्ट है। तो इशू में बोलो क्या लिखो, 4,000 एट अ रेट ऑफ 15, 60,000 and 6,000 at a rate of 16.50. 6,000 into 16.50, it is 99,000. It is 99,000. So balance is 2,000 at a rate of 16.50. 2,000 into 16.50. Tell me, is it 33,000? Is it 33,000, my friends? This is the balance. चलो यहां तक समझा क्या? तुम चाहो तो उसका टोटल कर सकते हो, चाहो तो उसका टोटल कर सकते हो बच्चों, टोटल। हाँ बोलो, परचेज का 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 कितना है ये 10, एंड दिस इज 18,000, 18,000, ओके। देन दिस इज 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,32,000, दिस इज 2,72,000। इशू का टोटल कितना है 16,000 प्लस 10,000, दैट इज 26,000। 26,000 इशू अमाउंट का भी टोटल कर सकते हो, इट इज 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 99,000। टेल मी, इज इट 3,39,000? 3,39,000। एंड चाहो तो उसके बाद में तुम क्लोजिंग बैलेंस लिख देना बच्चों। तो अगर ये अक्टूबर के सारे ट्रांजैक्शन है तो 31 अक्टूबर को क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा कितना रहेगा, ये वापस एक बार लिख देना, 2,000 at a rate of 16.50, that is 33,000 is the closing stock which will obviously become opening stock for the next month. जब तुम नवंबर के लिए स्टोर लेजर बनाओगे तो it will become opening stock, तो it will become opening stock। चलो बच्चों यहां तक क्लैरिटी है क्या, बताओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, या इसमें भी डाउट है कुछ? यस खुशी जी तुम बताओ बेटा, समझा क्या यहां तक? मुझे नहीं लगा था कि इतना टाइम लगने वाला है फीफो को भी, बट एनीवे चलो यहां तक क्लैरिटी है क्या बच्चों? एंड चलो अगर है तो आप एक काम करो, अभी सेकंड वर्किंग बना दो, स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड। चलो पहले लीफो बनाते, बाद में देखेंगे वेटेड एवरेज। लीफो मेथड, तो राइट डाउन सेकंड वर्किंग, स्टोर लेजर कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड, स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड। बना रहे बच्चों, स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड। वैसे अभी मैं एक्चुअली ऊपर का ही फॉर्मेट कट करके वापस बना सकता था, बट मैं वैसे करूंगा नहीं बच्चों। स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड, तो चलो राइट डाउन, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, receipts, issue, and balance, receipts, issue and balance, date, particulars, receipts, issue, बैलेंस। चलो लिख रहे हैं बच्चों, रिसीट्स, इशू, बैलेंस, इसको तीन तीन पार्ट में डिवाइड करो आप, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एंड दिस इज क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, quantity, rate, amount, then quantity, rate, amount। चलो स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड माय फ्रेंड्स, स्टोर लेजर कार्ड बाय लीफो मेथड। चलो फिर स्टार्ट करें। इधर मैं डेट में ऊपर ही लिख देता हूं यहां पे अक्टूबर, एंड अक्टूबर 1 ओपनिंग बैलेंस, अक्टूबर 1 में ओपनिंग बैलेंस, क्या ओपनिंग बैलेंस है बच्चों,
10,000 at a rate of 10. 10,000 at a rate of 10. It is 1 lakh. 10,000 at a rate of 10. That is 1 lakh. चलो बच्चों, यहां तक हो गया सबका. यस, कमेंट में बताया करो बच्चों मुझे प्लीज. अब तुम में से कुछ लोग सोचेंगे सर हम लोग पेन ड्राइव लेके ना और डाउनलोड करके देख रहे हैं, मैं रात को 3:30 बजे लेक्चर देख रहा हूँ एंड मैं बोलूंगा तो चिल्लाऊंगा तो आपको कैसे सुनाई देगा. तो भी तुमने बोलना है बेटा, तुमने अभी ये मेथड चूज ही कर लिया है तो तुमने उसको जस्टिफाई करना है पूरी तरह से, है कि नहीं बच्चों. लोग पागल समझ रहे हैं, समझने दो, कोई बात नहीं, राइट. हर जीनियस को लोग पहले पागल बोलते है ना. बट चलो, ओपनिंग बैलेंस हो गया बच्चों. उसके बाद में ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें ऑलरेडी पता है 7th को परचेसेस है बच्चों. हाँ चलो बोलो, 7th को परचेसेस कितना है? 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50. टेल मी, इज इट 50,000? 4,000 एट अ रेट ऑफ, ओके, तो ऑब्वियसली बैलेंस के कॉलम में आएगा 10,000 एट अ रेट ऑफ 10. 10,000 at a rate of 10, which is equal to 1 lakh, which is equal to 1 lakh. Okay, and 4,000 at a rate of 12.50, this is 50,000. तो FIFO मेथड से भी यहां तक तो ऐसे ही था स्टोर लेजर. यस और नो? FIFO मेथड से भी देखते तो यहां तक तो ऐसे ही था स्टोर लेजर. यस और नो? चलो बच्चों, 7th का ट्रांजैक्शन हो गया. उसके बाद में 14th को और परचेसेस ही है. परचेसेस तो बोलो 14th को, हाँ क्या परचेस है बच्चों? 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, सो इट इज 90,000. 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज 90,000. तो चलो बैलेंस के कॉलम में क्या लिखो बच्चों? इट इज 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, 1 lakh. 4,000 at a rate of 12.50, 50,000, and 6,000 at a rate of 15, right? It is 90,000. तो ये बैलेंस का कॉलम है एज ऑन 14th अक्टूबर. अब इशू है 16th अक्टूबर को बच्चों. 16th अक्टूबर को इशू है. तो ये 16th अक्टूबर को जो इशू है बच्चों वो है 16,000 ब्रशेस. तो आप बताओ अभी 16,000 ब्रशेस कैसे इशू होगा? लीफो मेथड से बताओ बच्चों. लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो पहले क्या होगा? हाँ बोलो, ये 6,000 एट अ रेट ऑफ 15. 6,000 एट अ रेट ऑफ 15. यस और नो? ओके, लीफो का फाइनल आंसर बता रहा है कोई? बहुत अच्छा बेटा, फाइनल आंसर तक पहुंच गए कुछ लोग. तो चलो बोलो बच्चों, कितना? 16,000 जो इशू होने वाला है. 16,000, हाँ चलो बोलो कैसे इशू होगा? 6,000 एट अ रेट ऑफ 15, दैट इज 90,000. देन 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50, दिस इज 50,000. तो अभी तक 10,000 इशू हुआ एंड ये 6,000 टोटल, मतलब 6,000 एट अ रेट ऑफ 10, 60,000 माय फ्रेंड्स. एंड अब बैलेंस है 4,000 एट अ रेट ऑफ 10, that is 40,000. 4,000 at a rate of 10, that is 40,000. So ये कौन सा हुआ बच्चों मेथड? हाँ बोलो. लीफो मेथड से इशू आए. लास्ट इन फर्स्ट आउट. मैं वापस एक बार बता दूं बच्चों, फिजिकली ये सब स्टॉक मिक्स्ड रहता है. फिजिकली ये पूरा स्टॉक मिक्स्ड रहता है, राइट. ये जो है ये सिर्फ अकाउंटिंग है. ये सिर्फ अकाउंटिंग है. कौन से जॉब को ये रॉ मटेरियल इशू हुआ है, उस जॉब के कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कॉस्ट बोल के कितना जाना चाहिए, इसके लिए ये रिकॉर्ड मेंटेन्ड है. 16 को इशू हो गया. फिर 24th को there are purchases. 24th को there are purchases. क्या purchases है? 8,000 at a rate of 16.50. तो 8,000 into 16.50, it comes to 1,32,000. 1,32,000. एंड अब बताओ बैलेंस का कॉलम मैं कैसे बनाऊं? तो ऑब्वियसली पहले ऊपर मुझे 4,000 at a rate of 10, 40,000 ऐसे लिखना पड़ेगा. एंड देन 8,000 at a rate of 16.50, 1,32,000 ये लिख दिया बच्चों. एंड उसके बाद में आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 28th को, वो है इशू. एंड 28th को इशू है बच्चों 10,000 ब्रशेस.
तो आप बताओ 10,000 बस मतलब पहले वो ये नीचे वाला 8,000 इशू होगा, पहले ये 8,000, मतलब ये 8,000 आपने कहीं पे ऐसे रैक में बाजू में रखे रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये फिजिकली पूरा स्टॉक मिक्स्ड रहता है बच्चों। तो चलो बोलो इशू में दिस इज 8,000 at a rate of 16.50, that is 1,32,000, and 2,000 at a rate of 10, it is 20,000, and so closing balance रहेगा बच्चों 2,000 at a rate of 10, that is 20,000। मुझे बताओ जो पहले हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था उसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या था बच्चों, कितना क्वांटिटी था? थोड़ी देर पहले हमने जो किसे कौन से मेथड से सॉल्व किया था, लीफो से सॉल्व किया, सॉरी फीफो से सॉल्व किया था, उसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना था तुम्हारा? क्लोजिंग बैलेंस 2,000 ही था एट अ रेट ऑफ 16.50। बट अब यहाँ पे तुम्हारा लीफो से भी क्लोजिंग बैलेंस वही है बच्चों, राइट, 2,000, बट उसका वैल्यूएशन इज डिफरेंट, वैल्यूएशन इज डिफरेंट। पहले फीफो में वैल्यूएशन 33,000 था, अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 20,000 है। तो क्या ना से ये बोलना सही है क्या बताओ? तुम लीफो करो या फीफो या वेटेड एवरेज, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैन बी डिफरेंट बट क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी तो वही रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी तो कोई भी मेथड से 2,000 ही रहेगा। डू यू एग्री और नॉट? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी तो वही रहेगा ना बच्चों, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी वही रहने वाला है, उसका वैल्यूएशन कैन बी डिफरेंट। टोटल कर दो एक बार, सो दिस इज 18,000 ऊपर, इनफैक्ट वो टोटल तो आप कॉपी भी कर सकते हो ऊपर से। सो दिस इज 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,32,000, टेल मी वेदर दिस इज 2,72,000, देन दिस इज 16,000 प्लस 10,000, दिस इज 26,000, एंड इसका वैल्यूएशन करो 90,000 प्लस 50,000 plus 60,000 plus 1,32,000 plus 20,000, whether this total is 3,52,000 my friends। and 31st अक्टूबर को आप क्लोजिंग बैलेंस लिख देना, एंड वो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों 2,000 at a rate of 10, that is 20,000, that is 20,000 is the closing balance। yes बच्चों, समझा क्या? आपको बताओ आप मुझे प्लीज। ओके सर, टोटल करना नेसेसरी है क्या? कोई बोल रहा है सर टोटल करना नेसेसरी है क्या? तो आंसर इज नो, नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा बच्चों, करोगे तो अच्छा रहेगा कभी भी, करेक्ट है। इतना ऐसे कितना टाइम लगने वाला है यार टोटल करने के लिए? बाय चांस कभी मिस्टेक वगैरह हुआ रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको कभी ध्यान में आ जाए एंड ऑल। एनीवे, सो दिस वाज द स्टोर लेजर बाय लीफो मेथड माय फ्रेंड्स। यहां तक सबको समझा क्या बताओ? सबको समझा क्या? स्टोर लेजर बाय लीफो मेथड। तो ये अपना सेकंड मेथड कंप्लीट हुआ बच्चों। चलो ये पेज चेंज कर दूं क्या मैं, बताओ प्लीज, ये पेज चेंज कर दूं क्या? यस 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 यस। तो चलो अभी थर्ड मेथड से हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो राइट डाउन स्टोर लेजर बाय वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ब्रैकेट में लिखो आफ्टर एवरी रिसीट, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट मेथड, स्टोर लेजर बाय वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट मेथड। तो चलो फॉर्मेट रेडी रखो सब लोग। फॉर्मेट लेट्स से डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स लिख रहे हो क्या मेरे भाई? देन रिसीट्स इशू, receipts issue balance, date particulars, receipts issue balance। रिसीट्स इशू बैलेंस, रिसीट्स इशू बैलेंस के कॉलम को तीन पार्ट में डिवाइड करो, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। सो दिस इज क्वांटिटी रेट
amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount. Store leisure by weighted average method. स्टोर लेजर बाय वेटेड एवरेज मेथड माय फ्रेंड. तो चलो यहां पे मैं ऊपर ही हेडिंग में अक्टूबर ऐसे लिख देता हूं. 1 ओपनिंग बैलेंस. तो बोलो क्या ओपनिंग बैलेंस है? 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, इट इज 1 लाख. 10,000 एट अ रेट ऑफ 10, दैट इज 1 लाख. समझा बच्चों? यहां तक समझे? इसमें भी कोई डाउट है क्या मेरे भाई? यस. चलो फिर अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7 अक्टूबर को परचेसेस. तो बताओ 7 अक्टूबर को परचेसेस कितना है बच्चों? 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50. सो इट इज 50,000. इट इज 50,000. तो अभी सब लोग प्लीज 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 यहां पे ध्यान देना. तो अब बताओ बच्चों, यहां पे भी मैं 10,000 4,000 अलग अलग लिखूंगा ही नहीं. मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितना है बच्चों? 14,000. 10,000 मेरे पास था, 4,000 आ गया, टोटल क्वांटिटी 14,000 है. एंड बैलेंस कितना होगा? 1 लाख प्लस 50,000. तो टेल मी, इज इट 1,50,000? इज इट 1,50,000? तो 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 14,000, तो इट कम्स टू 10.71. इट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 10.71. तो 10.71 ये क्या है बच्चों? अभी 10.71 क्या है? इट्स अ वेटेड एवरेज ऑफ 10 एंड 12.50. इट्स अ वेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज होता तो 10 प्लस 12.50 डिवाइड बाय 2 होता सीधा सीधा. इट्स अ वेटेड एवरेज. करेक्ट है. 10 एंड 12.50. अब ऐसे कैसे वेटेड एवरेज है? तो आप मुझे बताओ. ये 10 है समझो, और ये 12.50 है. ये x है और उसका एवरेज करना है. एंड इस पे वेट जो लगता है वो क्वांटिटी का लगता है. तो इसके तुम्हारे पास 10,000 यूनिट्स थे एंड इसके पास तुम्हारे पास 4,000 यूनिट्स थे. तो आपने फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा समेशन ऑफ WX. दिस इज 1 लाख, दिस इज 50,000. okay, so this total is 1,50,000, this total is 14,000. तो summation of WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W करोगे तो आपको वेटेड एवरेज मिलेगा. तो समेशन ऑफ WX क्या है? 1,50,000. समेशन ऑफ W क्या है? 14,000. तो 1,50,000 डिवाइड बाय 14,000, आंसर इज 10.71. आपको लग रहा है कि सर इसे टेबल लिखने की जरूरत है क्या? ये जो मैंने लिखा है पर्टिकुलर्स के कॉलम में, ये रफ में है, आपको समझाने के लिए लिखा है बस. आप सीधा सीधा अमाउंट ऐड करो, क्वांटिटी ऐड करो, वेटेड एवरेज वैसे भी आ जाएगा 10.71. यहां तक समझा है क्या बच्चों? मुझे बताओ प्लीज. कंसेप्ट वेटेड एवरेज से बोल रहे, बोल के नहीं है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है और वो क्यों वेटेड एवरेज है ये समझा क्या? अगर ये सिंपल एवरेज होता तो 10 एंड 12.50 का सिंपल एवरेज होता 10 प्लस 12.50 डिवाइड बाय 2, आंसर 11.25 होता. बट है क्या 11.25? अभी नहीं. तो सुनो ध्यान से बच्चों, अभी ये 10.71 तक सबको समझा क्या मुझे बता दो प्लीज. हमने 10.7 14,000 इंटू 10.71 नहीं किया. 1,50,000 लिखा, 14,000 लिखा, इसलिए वेटेड एवरेज 10.71 आया. इसलिए वेटेड एवरेज 10.71 आया. इज दैट क्लियर? तो अब बताओ बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट परचेस होने तक अगर कोई इश्यू आया बीच में, तो इश्यू विल बी एट अ रेट ऑफ 10.71. इशू विल बी एट अ रेट ऑफ 10.71. नेक्स्ट परचेस होने के पहले अगर कोई इशू आया तो इट विल बी एट अ रेट ऑफ 10.71. इज दैट क्लियर? बट अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है. 7 के बाद में और एक परचेस ही है. तो परचेस तो लिखो बच्चों, परचेसेस 14 को कितना परचेसेस है? 6,000 एट अ रेट ऑफ 15. तो टेल मी, इज इट 90,000? इज इट 90,000 माय फ्रेंड्स? तो अब बताओ, ये 90,000 तक हम आ चुके हैं. इज दैट क्लियर? हम 90,000 तक आ चुके हैं यहाँ पे. तो अब बताओ बच्चों, मेरे पास बैलेंस कितना है? यस बच्चों, बैलेंस कितना है मेरे भाई? तो अब मेरे पास बैलेंस है 14,000 प्लस 6,000, दैट इज 20,000. अमाउंट क्या है? 1,50,000 प्लस 90,000. तो टेल मी, इज इट 2,40,000? एंड 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, इसका आंसर कम्स 12 रुपीज. तो 12 इज द वेटेड एवरेज. एंड अब बताओ, मुझे बताओ, ये वेटेड एवरेज चेंज हुआ या नहीं हुआ है? हाँ या ना में जवाब दो. वेटेड एवरेज चेंज हुआ या नहीं हुआ?
चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? आफ्टर एवरी परचेस, आफ्टर एवरी परचेस वेटेड एवरेज चेंज होता है। अच्छा, इसके बाद में समझो इशू आया, इशू आया तो इशू 12 से होगा एंड उसके बाद जो बैलेंस होगा वो 12 से ही होगा। जैसे कि अब बताओ बच्चों, यहाँ पे 16th को अब इशू है, हाँ बोलो कितना इशू है 16th को? यस, 16 को इशू है 16,000 ब्रशेस। क्या रेट से इशू होगा वो? 12। तो 16,000 इंटू 12 ऑब्वियसली दिस इज 1,92,000 एंड तुम्हारा बैलेंस है 4,000 एट अ रेट ऑफ 12 दैट इज 48,000 माय फ्रेंड्स। तो अब बताओ बच्चों, इसके बाद में भी अगर कोई इशू आया तो वो 12 से ही होगा, बट अगर परचेस आया कोई तो परचेस के बाद में वेटेड एवरेज चेंज होता है। तो आप मुझे बताओ वेटेड एवरेज कब चेंज होता है? कब चेंज होता है? वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट चेंज होता है एंड उस रिसीट के बाद में जो नया वेटेड एवरेज है नेक्स्ट रिसीट आने तक के बीच में जो भी इशू हो रहा है वो उसी रेट से होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब हमारा अभी रेट 12 चल रहा है तो अभी नेक्स्ट परचेस आने तक जो भी इशू होंगे वो 12 रुपीज पर यूनिट से ही होंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक समझा क्या बच्चों? प्लीज बताओ। वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट, ये समझ रहा है क्या? बता दो बच्चों प्लीज। यस, वेरी गुड। तो 16th के बाद में अभी 24th को परचेसेस है बच्चों, 24th को परचेसेस है। तो बोलो 24th को क्या परचेसेस है? 8,000 एट अ रेट ऑफ 16.50। तो 8,000 at a rate of 16.50, tell me, is it 1,32,000? Is it 1,32,000? करेक्ट है। एंड बताओ अभी बैलेंस कितना होगा? 4,000 प्लस 8,000 दैट इज 12,000, 48,000 प्लस 1,32,000 तो इट इज 1,80,000 एंड 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12,000, इसका आंसर इज 15 माय फ्रेंड्स। यस, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ऑलरेडी आंसर दिया है 15। ये क्या है बच्चों? सिंपल एवरेज है या वेटेड एवरेज है? 15 is the weighted average, 15 is the weighted average। तो ये हुआ 24। उसके बाद में ट्रांजैक्शन है 28 को, तो 28 को इशू है बच्चों एंड बताओ कितना इशू है 28 को? तो इशू है 10,000, 10,000 क्या रेट से होगा? एट अ रेट ऑफ 15, एट अ रेट ऑफ 15 तो इट इज गोइंग टू बी 1,50,000, 1,50,000। बैलेंस कितना है बोलो? 2,000 एट अ रेट ऑफ 15 दैट इज 30,000। तो आप देखो बच्चों, एज फॉर फीफो जहां तक मुझे याद आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 33,000 था कुछ तो शुरुआत में, बाद में 20,000 है, अब यहाँ पे 30,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज डिफरेंट एज पर द मेथड और नॉट? जैसे मेथड चेंज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी चेंज हो रहा है या क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चेंज हो रहा है? मुझे बता दो कमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी चेंज हो रहा है या क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चेंज हो रहा है? जैसे मेथड चेंज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी चेंज हो रहा है या क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चेंज हो रहा है? बोलो बोलो बोलो। यस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चेंज हो रहा है। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी चेंज नहीं होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ मेथड, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेथड। चलो करो टोटल। सो दिस इज 18,000, then this is 2,72,000, 26,000 and this is 1,92,000 plus 1,50,000. Tell me whether this is 3,42,000, 3,42,000। yes, and अभी 31st October को you please write closing balance, closing balance and closing balance है 2,000 at a rate of 15, that's 30,000 my friends, that is 30,000। समझा सबको ये? so this is store ledger by weighted average after every receipt, weighted average after every receipt। yes बच्चों, है कुछ क्लैरिटी? मजा आया कि नहीं? बताओ बच्चों, कमेंट में बता दो प्लीज। वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट। यस बच्चों, चलो अभी राइट डाउन फोर्थ वर्किंग, स्टोर लेजर कार्ड बाय वेटेड एवरेज। ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, अगर आपके प्रिंटेड नोट्स में ये क्वेश्चन है ही नहीं तो स्टोर लेजर कार्ड बाय वेटेड एवरेज ब्रैकेट में लिखो एट द एंड ऑफ द मंथ,
एट द एंड ऑफ द मंथ, वेटेड एवरेज मेथड, बट वेटेड एवरेज में कौन सा है, एट द एंड ऑफ द मंथ, वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ। स्टोर लेजर कार्ड बाय वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ, ऐसा कोई फॉर्मेट है बच्चों? यस। चलो फिर एक बार फॉर्मेट बना दो, फिर हम देखते हैं। राइट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट डाउन विथ मी, डेट, डेट, देन पर्टिकुलर्स, लिख रहे बच्चों, बना रहे फॉर्मेट, रिसीट्स, इशू, बैलेंस, receipts, issue and balance. Obviously this is quantity, rate, amount, quantity, rate and amount, and quantity, rate, amount. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यस बच्चों, फॉर्मेट रेडी है? यस, फॉर्मेट रेडी है बच्चों। तो राइट डाउन, डेट में मैं यहां पे ऊपर ही लिख देता हूं अक्टूबर 1 को ओपनिंग बैलेंस। क्या ओपनिंग बैलेंस है बच्चों? ओपनिंग बैलेंस है 10,000 at a rate of 10, 10,000 at a rate of 10, it's 1 lakh. यस बच्चों, 1 लाख यहां तक पहुंच गए। तो ये फर्स्ट का ट्रांजैक्शन हो गया। फर्स्ट के बाद में क्या है आप बोलो? अभी प्लीज सब लोग मेरे साथ सॉल्व करो बच्चों, ये मेथड आप जानते नहीं है। ओके, फर्स्ट के बाद में ट्रांजैक्शन है 7 अक्टूबर को। क्या 7 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन है बच्चों? परचेसेस। कितने परचेसेस है बच्चों? परचेसेस है 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50, तो इट्स 50,000, इट्स 50,000। ओके, तो अब तुम्हारे पास बैलेंस कितना है बच्चों? यस बताओ, तुम्हारे पास बैलेंस कितना है? तो आप बोलोगे कि सर अब मेरे पास टोटल 14,000 का बैलेंस है। अच्छा, अमाउंट कितना है, उसका वैल्यूएशन कितना है? 1,50,000 है, 1,50,000 है। अब आपको लगता है सर अगर आप ऐसे करेंगे तो वेट, आप पहला वाला मेथड ही रिपीट कर रहे हो, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट। तो इसमें क्या चेंज है बताऊंगा, होल्ड, थोड़ा पेशेंस रखो। चलो यहां तक लिखे क्या? यहां तक लिखे क्या? यस बच्चों, बिल्कुल। एंड सुनो 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 सुनो, ये 1,50,000 डिवाइड बाय 14,000 मत लिखो, वो 10.71 मत लिखो मेरे भाई। रेट का कॉलम ब्लैंक रखो। अभी बैलेंस के कॉलम में रेट का कॉलम, बैलेंस के अंदर रेट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया 7th का ट्रांजैक्शन बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 14th को। ओके, 14 को वापस परचेसेस है बच्चों। कितना परचेस है 14 को? हाँ बोलो, 6,000 एट अ रेट ऑफ 15। टेल मी, इज इट 90,000? इज इट 90,000? तो आप बताओ तुम्हारे पास बैलेंस कितना है? तो इट इज 20,000, बैलेंस 20,000 है। एंड 1,50,000 प्लस 90,000, इट इज 2,40,000। अगर कोई बोल रहा है सर 2,40,000 20,000 डिवाइड बाय 20,000, 12 रुपए लिख देता हूं मैं, बिल्कुल नहीं लिखना है। बैलेंस के कॉलम में रेट का सब कॉलम ब्लैंक रहेगा। यहां पे क्यों बताऊंगा, सब समझेगा, ध्यान देना पड़ेगा यहां पे। अभी फिलहाल तो ध्यान दो यहां पे। तो ये 14th का ट्रांजैक्शन हो गया बच्चों, 14 अक्टूबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है बोलो? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट है 16 को इशू है। 16 को इशू, कितना इशू है बोलो? 16 को 16,000। तो चलो 16,000 इशू कर दो, 16,000 इशू कर दो। अब आपको लग रहा है इशू कर दो मतलब क्या सर? रेट तो बताओ,
रेट लिखो ही मत, 16,000 लिखो बस। एंड बैलेंस कितना है बोलो अब यहाँ पे 4,000। क्वांटिटी रेट दोनों ब्लैंक छोड़ दो अभी। आप लोग कि सर क्या पागल हो गए क्या? बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं लिखो आप उतना। रेट का कॉलम ब्लैंक, मुझे पता नहीं है कि क्या रेट से इशू होगा। 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को मुझे पता नहीं है कि क्या रेट से इशू होने वाला है। ओके आप लोग सर ओके आप बोल रहे हो तो चलो भाई 16 के बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है 24th को परचेस है बच्चों। कितना परचेसेस है 24th को? 8,000 परचेस है एट अ रेट ऑफ 16.50। 8,000 into 16.50 that is 1,32,000। बैलेंस कितना है फिर? बैलेंस हाँ बोलो 4,000 प्लस 8,000 दैट इज 12,000। 12,000 का क्वांटिटी का बैलेंस है। आप लोग सर रेट अमाउंट कुछ तो लिखो, नहीं लिखूंगा वहां पे सामने, जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कंप्लीट कर रहा हूं बस। 24th को हो गया। अच्छा 28th को परचेस है या इशू है बच्चों? 28th को परचेस है या इशू है? तो इशू है 28 को, कितना बोलो 10,000। एट व्हाट रेट पता नहीं। बैलेंस 2,000। बैलेंस कितना 2,000। समझ रहा है क्या? अच्छा यहां पे टोटल समझो मैंने कर लिया है टोटल। उसके बाद में 31st को क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास? क्लोजिंग स्टॉक 2,000। उसका वैल्यूएशन पता नहीं। अब आपको लग रहा है कि सर आपने जितना लिखा है उससे ज्यादा तो ब्लैंक छोड़ा है या नहीं? तो आप मुझे बताओ स्टोर लेजर डेली बनता है या पीरियोडिकली बनता है? हर ट्रांजैक्शन के बाद में, हर ट्रांजैक्शन के बाद में अपडेट होता है या पीरियोडिकली अपडेट होता है? आप मुझे कमेंट में बता दो। इज इट अपडेटेड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन और पीरियोडिकली? यस, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन और पीरियोडिकली। आप बताओ कमेंट में। ओके सारे स्टूडेंट बोल रहे पीरियोडिकली। तो accounting will be kept pending till 31st October under this method। कंपल्सरीली वो पेंडिंग रखा जाएगा till the end of the period। तो at the end of the month रहा तो मंथली होगा, at the end of every 15 days रहेगा तो 15 days तक पेंडिंग रखा होगा। एंड आप बताओ हमने इसमें क्या नहीं लिखा है पूरे इसमें? हमें क्वांटिटी का, जो क्वांटिटी इशू हुआ है उसका रेट ही पता नहीं है। आपको लग रहा है कि सर करो एवरेज कैलकुलेट, तो एवरेज कैलकुलेट करोगे तो वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट चेंज होगा। तो ये मेथड क्या करता है? एट द एंड ऑफ द मंथ ऑन 31st अक्टूबर, ऑन 31st अक्टूबर आपको एक रेट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? रेट। 31st अक्टूबर को रेट कैलकुलेट करना है एट विच इन्वेंट्री इज इशूड। रेट एट विच इन्वेंट्री इज इशूड ड्यूरिंग द मंथ। ड्यूरिंग द मंथ वो रेट आपको एंड में ही कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? ऑन 31st अक्टूबर माय फ्रेंड्स। ऑन 31st अक्टूबर वो रेट कैलकुलेट होगा। कैसे मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करो 2 मिनट वेट करो, मुझे लिखने दो, मुझे कंप्लीट करने दो और बाद में आप कॉपी करो। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे कंप्लीट करने दो बाद में आप लिखो। तो ये होता है Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस ये जितने भी आपके पास है डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 डॉट। समझ रहे क्या? दिस इज द फॉर्मूला माय फ्रेंड्स। अब आपको लग रहा है कि सर क्या है ये, तो आप मुझे बताओ मैंने जितने परचेसेस किए प्लस जितना मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था सबका वेटेड एवरेज में कैलकुलेट करूंगा। कब? लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आप मुझे बताओ मेरे पास पहले स्टॉक कितना था शुरुआत में? हाँ बोलो बच्चों, शुरुआत में स्टॉक कितना था? 10,000। उसका वैल्यूएशन क्या था? एट अ रेट ऑफ 10। फिर कितना बाय किया मैंने? बोलो 4,000। 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50। 4,000 एट अ रेट ऑफ 12.50 प्लस कितना बाय किया? 6,000 एट अ रेट ऑफ 15। देन कितना बाय किया? 8,000 एट अ रेट ऑफ 16.50। इतना मैंने बाय किया। तो आप बताओ बच्चों ये सबका जो भी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था प्लस परचेस किया उसका वैल्यूएशन है। एंड मेरे पास क्वांटिटी कितना है टोटल? 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000। तो आप बताओ मैंने जो भी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था प्लस मैंने परचेसेस किए सबका वैल्यूएशन क्या आ रहा है? 10,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस 4,000 इंटू 12.50 मेमोरी प्लस 6,000 इंटू 15 मेमोरी प्लस
8,000 into 16.50 memory plus. तो tell me, is it 3,72,000? कमेंट में बता दो मुझे ये 3,72,000 तक कैलकुलेशन करेक्ट है क्या? ओके, डिवाइडेड बाय 28,000. तो 3,72,000 divided by 28,000, this comes to 13.2857. ये कैलकुलेशन करेक्ट है क्या बता दो बच्चों मुझे प्लीज. 13.2857 अप्रोक्सीमेटली, ये कैलकुलेशन करेक्ट है क्या प्लीज बता दो. तो वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ, डायरेक्टली एट द एंड ऑफ द मंथ. एंड सुनो अभी ध्यान से, जो ये वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ, this will be used for pricing all the issues during the month. For pricing all the issues during the month. तो एक महीने में जितने इशू है सबको रेट यही लगेगा बच्चों. क्या रेट लगेगा? 13.2857. समझ में आ रहा है क्या? आपको लग रहा है कि बट सर आप बैक डेटेड जाके कैसे चेंज कर सकते हो? अरे बैक डेटेड जाके चेंज कर रहे हो ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि मैं 31 अक्टूबर को ये सब बना रहा हूं. एनीवे स्टोर लेजर इज अपडेटेड पीरियोडिकली. Anyway, store ledger is updated periodically, my friends. Yes or no? तो ये 13.2857 मैंने 31 अक्टूबर को कैलकुलेट कर लिया है. एंड अब जाओ तुम मेन वर्किंग में एंड ये वर्किंग कंप्लीट करो. तो 13.2857. अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो बच्चों प्लीज. तो दिस इज गोइंग टू बी 13.2857 एंड दिस इज ऑल्सो 13.2857. तो 13.2857 into 16,000, इसका आंसर है 2,12,571 अप्रोक्सीमेटली. 2,12,571 अप्रोक्सीमेटली. एंड हियर 10,000 into 13.2857, इसका आंसर इज 132,857. इसका आंसर है 132,857. एंड अब बताओ, अब बैलेंस का कॉलम कंप्लीट करना इज मियर फॉर्मेलिटी. डू यू एग्री? बैलेंस का कॉलम कंप्लीट करना इज मियर फॉर्मेलिटी. ऐसे मुझे लगता है, आपको भी ऐसा लगता है क्या बताओ? बैलेंस का कॉलम कंप्लीट करना. चलो बच्चों 14 तक सब कुछ कंप्लीट है. अब 16 को जो इशू हुआ 2,40,000 माइनस 2,12,571, तो ये बैलेंस है 27,429. 27,429 उसमें परचेसेस हो गए 1,32,000 ऐड हो गए. तो अब उसका वैल्यूएशन हो रहा है 1,59,429. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ऐड हुआ ये उसमें, करेक्ट है. एंड उसमें से डिडक्ट हुआ माइनस 1,32,857. तो बैलेंस कम्स 26,572 एंड ये क्लोजिंग बैलेंस भी है 26,572. चलो यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? बताओ प्लीज. यस, यहां तक क्लैरिटी है क्या बच्चों? बता दो प्लीज. इज इट 26,572? एंड अब ये टोटल ले लो एंड वो कंप्लीट कर दो आप. तो दिस इज 18,000 माय फ्रेंड्स. यस, दिस इज 18,000. ये टोटल कर दो आप प्लीज. दिस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 1,32,000. दिस इज 2,72,000. This is 26,000 and 2,12,571 plus 132,857. This is 3,45,428. 2,45,428. चलो बच्चों यहां तक समझा क्या मुझे? प्लीज 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 कमेंट में बता दो बच्चों. प्लीज कमेंट में बता दो मुझे यहां तक समझा क्या. तो बताओ बच्चों, ये मैंने रेट वापस जाके लगा दिया वहां पे एंड बाकी की कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं. फिर एडिशन डिडक्शन उतना तो हो ही सकते. तो बताओ, इन वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन एंड हाउ रेट विल बी कैलकुलेटेड. तो व्हेन रेट विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड. फिर वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ वीक, एट द एंड ऑफ फोर्टनाइट, एट द एंड ऑफ मंथ, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ था. वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ था बच्चों. समझ में आ रहा है क्या? Yes or no? एंड आप बताओ बच्चों, वो जो रेट कैलकुलेट होगा उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3. उसमें ओपनिंग स्टॉक भी कंसिडर होगा क्या? आंसर इज यस. ओपनिंग स्टॉक भी कंसिडर होगा. ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल द परचेसेस ड्यूरिंग द मंथ.
ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल द परचेसेस ड्यूरिंग द मंथ, ये कंसिडर होगा एंड उसके वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगा एंड इसलिए इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहां तक आपने लिखा है क्या बताओ, एंड उसके हिसाब से आप स्टोर लेजर प्लीज कंप्लीट कर दो बच्चों, प्लीज स्टोर लेजर कंप्लीट कर दो। यस, यहां तक क्लैरिटी है बच्चों पक्का? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों। आई होप यहां पे 3 ही मेथड से पूछा था बट हमने 4 मेथड से कंप्लीट कर दिया बच्चों। ये कितने मेथड से कंप्लीट कर दिया? 4 मेथड से हमने ये कंप्लीट किया है। यस और नो? एनी डाउट माय फ्रेंड्स? ओके, चलो डाउट है सर क्या इसे यूज करते हैं क्या स्टॉक वैल्यूएशन के लिए? तो वो हर एक कंपनी का अपना कॉल होता है बेटा, कौन से मेथड से वैल्यूएशन करना है, क्या मेथड से करना है। ओके, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी रोल आता है, राइट? कौन सा मेथड अलाउड है, कौन सा मेथड नॉट अलाउड है, समझ में आ रहा है? दिस इज कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहले तो ये समझो कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोस्टली फॉर इंटरनल यूज, मोस्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कल जाके हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं दिखाते, उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखाते। जीएसटी डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिखाते, करेक्ट है? ये सब हमारा इंटरनल अकाउंटिंग है बेटा। तो कौन से मेथड से करना है, ओके, ये कंपनी का कॉल है। इनफैक्ट आजकल बता दूं, आजकल ये सब कंप्यूटराइज होता है बेटा, ओके, कोई मैन्युअली ऐसा करते नहीं बैठता है। यस और नो? आजकल राइट ये एमआरपी ईआरपी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एंड उससे डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है, समझ रहा है कि नहीं? डायरेक्ट तुम्हारे सामने स्टॉक वैल्यूएशन आ जाता है बेटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट हमें ये कंसेप्ट समझना है, इसलिए हमें तो मैन्युअली करना पड़ेगा ना भाई, हम थोड़ी एग्जाम में सॉफ्टवेयर से सॉल्व करने वाले, है या नहीं? चलो फिर सबको समझा के मुझे एक बार कमेंट में बता दो बच्चों प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर बता दो, नो सर, जो भी कुछ है आप बता दो प्लीज। एंड जो लोग, मैं वापस बता दूं, कुछ लोगों को लगता है कि सर हम ऑनलाइन डाउनलोड करके बाद में देखते हैं, हम कैसे कमेंट करें? तो तुम बोलो ना मेरे भाई, तुम बोलो, बात करो, मैं सुन रहा हूं, है कि नहीं? यस, चलो बच्चों कंप्लीट हो गया फिर यहां तक? यहां तक कंप्लीट है क्या? ओके, चलो एक काम करते हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा अपने पास, 7-8 मिनट बचे हैं, तो एक काम करते हैं, राइट, एक दो थियरी क्वेश्चंस कवर कर लेता हूं मैं, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो राइट डाउन मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ओके, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ओके, क्या होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट? प्रिपेयर्ड बाय, मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन प्रिपेयर करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन प्रिपेयर करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट विल बी सेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट, इट विल बी सेंट टू स्टोर डिपार्टमेंट, करेक्ट है बच्चों? मेनली स्टोर डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी एक कॉपी जाएगा इसका, करेक्ट है? ओके, इट इज क्या होता है ये? पहले तो लिखो, एज अ फंडामेंटल रूल no material will be issued. As a fundamental rule, as a fundamental rule, no material will be issued, no material will be issued from store without proper written अथॉरिटी। समझ रहा है? तो अब बताओ, अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर को क्वांटिटी मांगना है तो उसको एक कुछ रिटर्न रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, एंड दैट रिटर्न रिक्वेस्ट इज नथिंग बट इट इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इट इज अ मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो राइट डाउन रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ मटेरियल, request for issue of material, okay, should be made
to storekeeper by production department in a proper format, which is nothing but, बोलो क्या है वो, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट है। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? यस। द डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट क्या करता है? दिस डॉक्यूमेंट अथोराइजेस, मतलब ये स्टोर को भी कल जाके किसी ने पूछा कि भाई तूने इतना क्वांटिटी क्यों इशू किया है, तो वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट दिखाएगा। दिस डॉक्यूमेंट अथोराइजेस एंड records the issue of materials. Authorizes and records issue of materials. Okay, it is also known as, okay, material requisition note is also known as store requisition note or material demand note, और इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल डिमांड नोट। वैसे देखा जाए तो बच्चों ये मुझे अभी फॉर्मली लिख के देने की जरूरत नहीं थी, कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है, कहाँ भेजता है, करेक्ट और नॉट, सब कुछ बताया था। फिर भी चलो मैंने लिख के दे दिया, चलो यार अभी 5-7 मिनट टाइम था तो वैसे भी वो क्यों वेस्ट करने का। मटेरियल रिक्विजिशन नोट लिखा बच्चों, दिस इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, लिखा या नहीं लिखा? एंड साथ साथ में और एक नोट लिख देते हैं अभी हम लोग, और बस 4 लाइन लिखना है अपने को। बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? ये बिल ऑफ मटेरियल्स बच्चों इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है। यस और नो? एंड किसको भेजा जाता है? स्टोर डिपार्टमेंट को, ताकि स्टोर चेक कर सके कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट सिमिलर है क्या। यस और नो? तो राइट डाउन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या उसी डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हो, और प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट and it contains standard requirement of raw material. Standard requirement of raw materials. Standard requirements of raw materials in order to complete the job. In order to complete the job. Standard requirement of raw material in order to complete the job, my friends. Next, it also serves as advance intimation to store department to keep raw material ready for production processes. जो भी प्रोडक्शन होने वाला है कंपनी में, उसके लिए रॉ मटेरियल रेडी रखने के लिए कितना रॉ मटेरियल बाय करना पड़ेगा, राइट? कितना रॉ मटेरियल बाय करना पड़ेगा, राइट? वो रिक्वायरमेंट भी आपको बताएगा बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल सर्व्स एज द एडवांस इंटीमेशन also. It serves as the advance intimation also, my friends. Yes or no? Any doubt? So this is bill of material. तो कौन सा डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, कहां पे भेजा जाता है, ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया है बच्चों। फिर आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अप टू दिस, वॉट एवर वी हैव स्टडीड। ओके, कोई होम एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं, फिलहाल तो कोई होम एक्सरसाइज नहीं है। ओके, बट जो भी हमने आज पढ़ा है बच्चों, आप रिवाइज करके आओगे।
ओके आप रिवाइज करके आओगे, ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा। सो हम यहाँ पे 11th लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। आई होप आप धीरे धीरे आपका कंफर्ट लेवल मेरे साथ, मेरे टीचिंग के साथ डेवलप हो रहा है, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ, ऐसे मैं मान लेता हूँ। कोई भी आपको डाउट रहेंगे तो आप डाउट राइट मैं इंस्टाग्राम पे या मान लो व्हाट्सएप पे, जो भी हम ग्रुप में एडेड है, आप पूछ सकते हो। बट मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना था कि पेशेंस समटाइम्स इज द की, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझते, वो समझने का टाइम आया नहीं अभी तक, जब आएगा तब क्लियरली बताया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय माय फ्रेंड्स।